अच्छा, सबसे पहले ना आपका जो कंसर्न्स हैं मुझे 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 उसने आमना ने मैसेज कर दिए थे, सारे आपके फॉरवर्ड कर दिए थे मैसेजेस। मेरा इस हवाले से एक बुनियादी सा जो एक आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ये है कि ये कोर्स है मर्न स्टैक का। ठीक है, मर्न स्टैक का कोर्स है। तो अब मैं अगर यहाँ पे ये बताऊँगा कि यार स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ सिंपल स्टैटिक HTML के टैग्स की, अगर मैं बात करूँ, जैसे लेट सपोज हेडर का टैग है, जैसे मैंने आप लोगों को दो चार जो मेरे स्टार्टिंग सेशंस हुए हैं उसमें अटेंड भी किया आप लोगों ने। तो अगर मैं स्पेसिफिकली उसकी बात करूँ कि यार ये HTML का टैग है एंड इसके ऊपर मैं ऑलमोस्ट आज हम छठा पांचवा लेक्चर ले रहे हैं राइट नाउ, इस फिफ्थ लेक्चर, फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर। तो वो अगर मैं स्पीड को इतना ज़्यादा स्लो कर दूंगा ना, मैं रिपीट करवाया, मैंने एक सेशन रिपीट भी किया, उसका ये हो गया कि बेनिफिट के अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन्स थी तो वो आप लोगों को हेल्प मिल गई। रिपीटेशन का ये फ़ायदा होता है, मेरे काफ़ी जो कोर्सेज हैं उसमें जो बच्चे ऐसे हैं काफ़ी सारे, जैसे ये बच्ची फाइका भी रिपीट कर रही है, हालांकि ये उसकी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की स्टूडेंट है और ये कर रही है, आई थिंक शी इज़ डूइंग कंप्यूटर साइंसेज में कुछ कर रही है, आई थिंक CS कर रही है शायद, हाँ कंप्यूटर साइंसेज कर रही है, BScs। तो अब ये बच्ची भी रिपीट करी। स्टार्टिंग में जब ये आई ना लेक्चर, तो बिल्कुल आप लोगों को लाइक सिचुएशन के यार ये क्या चल रहा है भाई, ये कैसे हो सकता है, हाउ वुड इट बी पॉसिबल। इनिशियली ऑब्वियसली एक बिल्कुल ऐसे बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा होता है, स्टूडेंट आ रहा होता है, किसी भी एज ग्रुप का है, तो एक ऐसे रूटीन से आ रहा होता है कि उसको बिल्कुल भी इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता कि भाई मार्केट में क्या चीज़ चल रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्रिज कर रहा हूँ कि यार मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं मैंने आप लोगों को उस चीज़ पे लेकर आना है, लेकिन मैं एकदम नहीं ला सकता। अगर मैं वो बातें करना शुरू कर दूँ जो मैं रोज़ कर रहा होता हूँ क्लाइंट के साथ, या हम डेली अपनी जॉब की रूटीन में कर रहे होते हैं, तो आप लोग तो परेशान हो जाएंगे यार ये क्या हो रहा है एकदम। उसमें से भी मैंने सिंप्लीफाइड करके, बिल्कुल सादा सिंपल करके, एक प्लेन पेपर प्लेन बिल्कुल, और मैंने ऐसी वेबसाइट्स के रेफरेंसेस दिए हैं जो इवन ये हम अपने जो W3 स्कूल्स है ना, इसको बहुत ही शायद रेयर ओपन करते हैं हम लोग, क्योंकि हमने प्रोफेशनल लेवल पे काम करना होता है। ये तो मैंने आपको एज अ रेफरेंस के तौर पे वो दे दी है, वेबसाइट दे दी है, वीडियो के हमारी जो यूट्यूब की रिकॉर्डिंग्स हैं ये दी जा रही हैं आप लोगों को। अब आप लोगों ने क्या करना है एज अ स्टूडेंट, आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है किसी चीज़ की, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो आप उसको ना बार बार ओपन करके देखें, गो थ्रू करें बार बार। अब मैंने अपने काम सीखा, ऐसे सीखा है सीनियर्स से, जो हमारे इधर साथ ही मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में हमारे होते हैं, यहाँ पे यासर साहब होते हैं, आसिफ साहब होते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में रजवान यूसुफ साहब होते थे, जब मैंने ये सारा चीज़ें जिनसे सीखी थी इनिशियली, बहुत इनिशियली। तो उसके बाद फिर आगे जब मार्केट में जाते हैं, इवन जब जिस दिन मैंने ज्वाइन किया कंपनी को, तो मुझे पता चला कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं, हालांकि मैं इतना कुछ करके गया हुआ था, मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट की थी मैं तो पता नहीं क्या कर दूँगा। तो द थिंग इज़ दिस कि जो चीज़ें मार्केट में बैटल फील्ड है, ग्राउंड रियलिटी है, वो बहुत डिफरेंट है जो हम अभी यहाँ पे चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। और मैं तकरीबन 3 वीक से जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ उससे जो काम हो रहा है मार्केट में बहुत दूर है, बहुत डिस्टेंस पे है वो। अब मैंने आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रैक पे लेके आना है। एट द एंड ऑफ द डे मकसद ये है कि हम 2 महीने के बाद इस पोजीशन में आ जाएं कि अगर हमारे सामने कोई कोड का एक स्ट्रक्चर है, एक डिज़ाइन आ जाता है, एक हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है, हमें कोई डॉक्यूमेंट मिल जाता है कि अच्छा यार ये क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है, ये डिटेल्स हैं और इस पे अब आपने आगे काम करना है। इवन ये कि अभी आपने बैकएंड प्रोग्रामिंग नहीं करनी, बैकएंड प्रोग्रामिंग एक अलग हमारा शोबा है और उसके अलग से एक अमाउंट हम चार्ज कर रहे होते हैं क्लाइंट से, और उन चीज़ों को हम लेके चल रहे होते हैं। अब इस कोर्स का मकसद बता रहा हूँ मैं, मेन हमारा गोल ये है कि हमने इस कोर्स में इस पोजीशन पे आप लोगों को लेकर आना है क्विकली, विद इन 2 मंथ्स। मैंने अपने स्टूडेंट्स को इस पोजीशन पे मैं ले भी आता हूँ। इवन ये काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स सिर्फ फ्रंट एंड सीख के जॉब्स कर रहे हैं, फ्रंट एंड सीख के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। अभी बैक एंड हालांकि कोर्स अभी कर रहे हैं वो, ये ईमान फातिमा की क्लास में वो बैठे हुए हैं राइट नाउ, वो अतिया बच्ची भी वो बैठी हुई है, उसको जॉब उसने की भी, वो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बर्डनाइज करना शुरू कर दिया था, जॉब की ऑफ़र उसको आ गई थी 30,000 DHA में ऑफिस था, सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब उसकी लग गई थी, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा बर्डन ये करना शुरू कर दिया कि 9 घंटे की स्लॉट में उसको ग्राफिक डिज़ाइन का काम भी देना शुरू कर दिया।
जो कि आता है उसको, लेकिन वो कह रही थी कि उसी अमाउंट में नहीं करूँगी मैं, मुझे इसकी अमाउंट आप एक्स्ट्रा पे कर दें। उन्होंने कहा नहीं जी, हम तुम्हारा तो ये टोटल बजट है 25-30,000 का मैक्स, इसी में आपको रिएक्ट जेएस में भी काम भी करना है, फ्रंट एंड कोडिंग करनी है, बैक एंड कोडिंग नहीं करनी, और आपने डिज़ाइनिंग भी करनी है। तो अब ऐसे है। अब अगेन और वो बच्ची हाउस वाइफ, एक मतलब उन्हें कोई यूनिवर्सिटी वो गई, उसने सिर्फ ये कोर्स किया आके, और विद इन 2 to 3 मंथ्स वो इस पोजीशन में आ गई कि उसको जॉब ऑफर भी हुई और वो वहाँ गई भी और वो काम शुरू भी कर दिया उसने। एक और बच्ची है इसी तरह से, एक वो जैन है बच्चा, वो फ्रीलांसिंग कर रहा है। इसमें जो यहाँ पे उसको नेक्स्ट स्किल में सिखाया गया, इवन ये उसने बैक एंड कोडिंग भी सीखी और वो अब पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट कर रहा होता। उसको बैक एंड कोडिंग का भी आइडिया है, एपीआई इंटीग्रेशन वगैरह जैसे इस कोर्स में बताई जाएगी। तो ये कोर्स आप लोगों ने डिज़ाइन करके आप लोगों को ऑफर करवा रहे हैं नेक्स्ट स्किल, जिसमें आप लोगों ने एडमिशन लिया है, ये थोड़ा आप लोगों को ना एक एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब है, अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों की रूटीन चल रही हैं, जब मैं अपने बच्चों के हिसाब से मैं एग्जांपल दे देता हूँ, उन्होंने सुबह जाना है 7:30 पे स्कूल है उनका, 1 बजे छुट्टी होगी उनको, 7:30 से 1 बजे तक स्कूल में है वो, स्कूल से आएंगे, खाना छाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, फिर उनकी अम्मा उनको उठा देंगी, कहेंगी भाई होमवर्क करो। अब वो होमवर्क कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक रूटीन है, अब कल पे कोई टेस्ट है, कोई और सिस्टम है, निज़ाम है, यूजुअली ऐसे ही होता है 6, 7, 8, 9 क्लास के स्टूडेंट, जैसे ये आपका बच्चा भी है, और ये उनकी मदर ने मेरे ख्याल में ज्वाइन कर लिया है, वो अब्दुल हादी की मदर ने भी ज्वाइन कर लिया, वो कंफर्म कर देंगी। माइक ऑन करके आप कंफर्म कर सकती हैं अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, आई एम सब अज्यूमिंग कि आपने ज्वाइन किया है, काइंडली आप कंफर्म कर दें। अच्छा चलें, आ जाता है। तो रूटीन इतनी हेक्टिक ऑलरेडी चल रही है, ऑब्वियसली एक हेक्टिक रूटीन है, होमवर्क भी करना है, रूटीन्स हैं। अब आप लोगों को ना एज अ पेरेंट्स अगर तो ये डिसाइड कर लिया आपने कि यार हमने अपने बच्चे को इस फील्ड में, इस कोर्स के अंदर हमने एडमिशन करवा के और उसको चलना है, तो एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा पुश क्यों करना है? द रीज़न इज़ दिस कि वो बच्चा इस पोजीशन में आएगा कि वो चीज़ों को समझने लगेगा। मतलब एक अर्निंग एक डिफरेंट प्रोसेस है, वो तो अल्लाह ताला ने जितना उसके नसीब का रिस्क लिखा है वो उसके हिसाब से उसको मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे भी रूटीन जिस नीयत के साथ वो काम कर रहा है। लेकिन द मेन थिंग इज़ दिस, एज अ पेरेंट्स आप लोगों को एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा। क्यों? ऑलरेडी वो एक हेक्टिक रूटीन में, वो कल बच्चा सोया हुआ था क्लास में, तो मुझे भी मुनासिब नहीं लगता कि मैं तो इवन अपने बच्चों को कह देता हूँ, उनको नींद आ रही है तो मैं कहता हूँ यार छोड़ो, बुक्स ईजी करो, चिल करो, कोई अपना तुमने प्रोग्राम देखना है या रेस्ट करना है जाके, मैं उनको प्रेशराइज़ नहीं कर रहा होता, क्योंकि प्रेशराइज़ करने का नुकसान ये होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। वो अपना जो एक रूटीन में काम चल रहा है, वो कहते हैं यार ये मैं किधर फंस गया हूँ। मैं अभी ये छुट्टियों के काम हुआ है ना, छुट्टियाँ उन्होंने फर्स्ट टाइम एवर 6-7 साल की उसमें जो इनका स्कूल का एक ताल्लुक वास्ता है, उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम एवर चैट जीपीटी यूज़ किया टू कंप्लीट द, जितना भी उनका वेकेशन का जितना भी काम था ना, वो स्नैपशॉट लेते थे उसका और वो उस पर अपलोड करते थे। कल मैंने आप लोगों के सामने किया भी, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने स्नैपशॉट लिया और मैंने उसको जाके अपलोड कर दिया, तो उसने मुझे सारा आंसर बता दिया। तो इस दफ़ा उन्होंने सारा छुट्टियों का काम ही ऐसे किया, मतलब उन्हें नहीं पता कि यार एक्चुअल में क्या है, किस तरह से ये क्वेश्चन है, नहीं, बस उनको पता है यार अच्छा हमने जाना है, वो स्क्रीनशॉट अपलोड करना है और वहाँ से। और सिर्फ इन बच्चों ने नहीं, मेरे बच्चों ने, क्लास की तमाम बच्चों ने होमवर्क ऐसे किया। तो अब चीज़ें एडवांस हो रही है। अब मैंने एज अ पेरेंट्स अपना एक जो पुराना एक मेरा स्टाइल था, जो ओल्ड क्लासिकल वे था, उसको भी मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। अपने बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप करने के लिए, उनको बताने के लिए, उसके साथ इंटैक्ट करने के लिए हर वक्त राउंड ऑफ द क्लॉक, यानी कि जैसे ये बच्चा है, इसको अगर आप वेब डेवलपमेंट में इन कर रहे हैं एज अ पेरेंट, आप ये डिसीजन ले रहे हैं, तो हर वक्त इस बच्चे के पास लैपटॉप की अवेलेबिलिटी, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, इसके पास कोई ना कोई टास्क इसको मिला हो कि अच्छा यार ये कोडिंग है और ये मैंने करनी है, इसका मेरा टास्क है, मैंने HTML के टैग्स यूज़ करने हैं, मैंने उस पर चैट जीपीटी पे जाना है, AI टूल्स का इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट, यानी कि उसको किसी किस्म की हेजिटेशन ही ना हो कि यार ये क्या आ गया एकदम से, परेशान तो वाला तो सीन ही नहीं है ना। मतलब अगर आपकी सिचुएशन ऐसी हो। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। मेरा कंसर्न ये था कि जैसे हमारा आउटलाइन था, जो नॉन टेक्निकल से आए हैं, एक स्ट्रक्चर वे से हम आते, ठीक है, HTML के टैग से स्टार्ट करते, फिर हम जैसे CSS स्टार्ट किया, ठीक है, इवन कि मैं भी, जैसे आपने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट, तो मैं ऑनलाइन खुद भी कुछ
ऐसे हमारे चैनल्स हैं जिनको फॉलो कर रहा किसको हूँ। फॉलो कर रहे हैं? मैं WS टेक है, इंडियन चैनल है। मुझे पता नहीं है, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। तो मैं क्या नाम है, आप नाम बताइए, WS उसके हिसाब से फिर मैं आंसर कर सकूँगा आपको। WS टेक, S Q Tech। QCUBE गैप लेंगे। तो Again, मैं कुछ चीज़ें सीख के उनको सिखा रहा होता हूँ खुद भी, इवन के मैं खुद थका आपको पता है फ्रीलांसर्स मैं इनको सिखा रहा होता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि वो ये लीड ये कर रही हैं यहाँ पे जिनको आप देख रहे हैं? नहीं, WS टेक उसको लिखे हैं फ्रंट एंड। कौन है जो ये इंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, कौन है? वो नीचे होगा ना वो उसकी। अच्छा, इनके पास मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स हैं, ये ठीक है। जैसे आ रहे हैं ना, ये लर्न द फर्स्ट, ये बेसिकली बंदा है Okay. इसमें इसको जब फ्रंट एंड देंगे ना तो वो इसके स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मुझे ना इस बंदे को सुनना पड़ेगा। आपने जो ये फीडबैक दिया है इसको मुझे सुन के मैं आपको कुछ इस बारे में कह सकता हूँ। मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करूँगा, आप कंटिन्यू करें। तो मैं इसमें ना काफ़ी स्ट्रक्चर वे से मैंने खुद पहले ऑफिस से आता थका होता, तो मैंने अभी इनरोलमेंट भी सिर्फ इसीलिए ली थी कि मैं 2 घंटे बाहर क्या करूँगा, तो मैं अंदर बैठ जाऊँ, वरना मेरा इतना नहीं था इसके अंदर ना। मैं कुछ और आपकी रूटीन क्या है, आपकी जॉब की रूटीन क्या है? मैं वहाँ से ड्राइविंग होता हूँ, वहाँ से घर आते थे 7-7:30 बजे। आपका घर कहाँ पे है? मीनार पाकिस्तान। और जॉब कहाँ है आपकी? ड्राइविंग और ड्राइव कैसे करते हैं आप? कंपनी की गाड़ी है, कंपनी में गाड़ी दी हुई है, ठीक है। 2-3 दोस्त हैं मिलते हैं। ठीक है। और सुबह कब निकलते हैं आप? सुबह मैं निकल जाता हूँ 7:15 7:15 बजे घर से निकलते हैं आप, और वापस कब आते हैं घर? 7:30 ओह माय गॉड, ओके। उसमें फिर मैं ये नहीं कि मैं खुद भी रात को 8 से 9 1 घंटा ना ये चैनल देख रहा होता हूँ। अब जैसे कि अब हमारा स्टार्ट हुआ है, इसको मैंने स्टार्ट के टैग सिखाए हैं, इसने किए। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से हो रही है? आप ये काम कहाँ से इन कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर? कहीं किसी बंदे से इंस्पायर हैं? नहीं, मैंने बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपसे हाँ, वो किया था अभी स्पेसिफिकली राइट नाउ, वो राइट? सीख रहा था ऑनलाइन इधर से। वो वो मैंने अपना कॉलेज है शरगा है, इंडियन है वो भी। हाँ, अपना कॉलेज, हाँ, वो लड़की का वो मैंने देखा है, हाँ, वो चैनल। वो मैं वो अच्छा है। चैनल्स को ही देखता हूँ ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, मेन इंस्पिरेशन आपकी एक एसईओ से इन हुई है, ठीक है? इन हुई। मेन तो फिर इसके मैंने जब क्लासेस देखी कि इसके पास भी HTML वो सारा कोर्स तो आपने क्लास पढ़ा है, उसका, तो हाँ, मैंने बिल्कुल। तो कम से कम जब जाना ही उधर इसको समझ हो गया मैंने इस फील्ड में जाना है या कुछ और फील्ड। अच्छा, एक है आपकी पर्सनल एक चीज़ें आपकी हैं, एक है इस बच्चे के हवाले से। इस बच्चे के हवाले से हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप थोड़ा सा अपना विजन क्लियर कर दें मुझे कि आप एज अ फादर अगर आप इस फील्ड में इन होना चाह रहे हैं, जैसे आपने एसईओ का बताया, और आपकी अपनी एक्चुअल फील्ड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की फील्ड है, राइट? उसमें जितना भी काम है आपका एडमिन लेवल का करना होता है। इंस्ट्रक्शंस दे दी, बंदों को बता दिया, अच्छा भाई तुमने ये करना है, तुमने ये करना, सुबह जाके जो भी, एंड देन फिर एट द एंड ऑफ द डे आपने जो भी काम की रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करनी होती हैं CEO को, एंड दैट्स ऑल। ये काम ऐसे चल रहा होता है, ठीक है? लेकिन मेरा ये फ्यूचर ये था कि मैं सीख लूँ Good. SEO, हाँ, ताकि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी आ जाएगी। और मेरा एक One of the अगला best. प्लान है कि मैं 3-4 साल से ज़्यादा जॉब कंटिन्यू नहीं करूँगा। ओके, मैं अपने बिजनेस अपने काम की तरफ आएंगे, वो तो बेस्ट है। ठीक है। जितनी एफर्ट हम उधर पुट करते हैं तो अपने बिजनेस बहुत बेहतर। ये मेरे मेन गोल, ठीक है। और SEO में ये था कि मुझे अगर ये फ्रंट एंड आ जाएगा तो उसके अंदर जो हमारी ऑप्टिमाइजेशन स्पीड की, ओके, तो वो सारी चीज़ें हम फिगर आउट कर लेंगे सारा। ठीक है। ये बच्चों को भी मैं सिखा रहा था, फिर यहाँ से मुझे ना काफ़ी इजी लर्निंग मिली इस चैनल के थ्रू। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अब Again, जैसे हमने कल मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ। व्हाई डू यू टेक द डिसीजन कि यार मैं जब चैनल से एक चीज़ सीख रहा हूँ तो आपने इस कोर्स में क्यों एडमिशन लिया? अब मैं वो एक बच्चा नहीं सीख सकता। मैंने इस बच्चे के लिए आपने हाँ। किया, मेन चीज़ है आपने खुद तो आप चीज़ें लेके चल रहे हैं और समझ भी आ रही हैं, आपको बना रहे हैं। और शायद मैं वेब फ्रंट एंड में इतना इन ना होता अगर इसको ना सिखाना होता, मैं डायरेक्टली एसईओ में फोकस करते, फोकस करता इधर तो आता ही ना। यानी कि इवन आप अपने बच्चे को भी एसईओ की तरफ ही रखते हैं। नहीं, इसको तो मैंने वेब डेवलपमेंट में अच्छा, इसको आपने एक वेब डेवलपमेंट के लिए आप रेडी कर रहे हैं? कोशिश करने हैं तो ठीक है। एसईओ का उससे कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि जब आप बीएस में जाएंगे तो प्रॉपर कंप्यूटर साइंसेज में इंजीनियरिंग है तो। अच्छा, इन फ्यूचर भी आप इस बच्चे को कंप्यूटर की ही आगे फील्ड इन करवाना चाह रहे हैं? ओके। तो फिर मैंने जब 2-3 लेक्चर लिए, बल्कि आपके मैंने घर जाके ना इस पे जो बना हुआ व्हाट्सएप उससे वो चैनल देखे, फिर मुझे भी कुछ सिमिट्री नजर नहीं आई। इवन जब मैंने कल लेक्चर लिया, जब आपने वो पूरा एक फॉर्मेट दिया, तो फिर मैंने कुछ लेक्चर्स लिए थे इनके ना, तो मैं वो देख रहा था कि आपने जब लगाया, फिर मैंने ना आपकी चीज़ों को ChatGPT पे डाला।
ओके फिर उसने बताया ये यूनिवर्सल टैग है, ये किस लिए यूज होता है, ये पूरे को पूरे एक जगह अप्लाई होता है। डिसेंडेंट फिर हमने पढ़ा था, एक हमारा एलिमेंट सेलेक्टर्स पढ़े थे, ठीक है। ग्रुपिंग पढ़ी थी। तो फिर मैं भी ना कंफ्यूज हो गया कल वाला देख के कि इसको मैं कैसे करूँ। फिर मैंने इससे पूछा, इवन कि मैं भी अभी तक कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं अब सोच रहा होता हूँ कि यार क्लासेस कहाँ पे लगेंगी, आईडीज कहाँ पे लगेंगे, विद इन दी क्लास आईडी कब यूज़ करनी है, या क्लासेस एट्रीब्यूट्स इकट्ठे हों तो एक क्लास यूज़ करनी है। अब उन चीज़ों में था कि आप डायरेक्टली जब हम आ गए ना इस पे Okay. पूरा, तो मुझे वो बेसिकली उनके कॉन्सेप्ट्स में भी क्लियर हो पाए कि क्लासेस क्या हैं, क्यों यूज़ होती हैं, कब करनी है, आईडी क्या है, कब यूज़ करनी है। मैं ये चाह रहा था थोड़ा सा थीम हमें मिल जाता, बाद में चले हम इस पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन देख लेते। इवन डिव टैग था जो जैसे मैंने आपसे कल कहा, डिव टैग इन्होंने बहुत अच्छा समझाया हुआ था, वहाँ से मैंने काफ़ी की डिव टैग को कैसे देखते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, विद इन डिव कैसे उसको हम लेके चलना है। ओके तो वो मैं क्योंकि घर जाके फिर क्योंकि चीज़ें अभी तो घर में तो आप प्रोफेशनल हैं उस लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं, फिर मैं ज़रा उसको फिर लिंक कर रहा होता हूँ चीज़ों को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, Okay. क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है अभी ये कोर्स। ठीक है। तो फिर वो मेरे लिए थोड़ा टफ हो रहा था। फिर मैं ये सोच रहा था अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो ये बच्चे तो जाके इतनी मेहनत नहीं करते कि चैनल से भी समझें, नहीं। चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें। पॉसिबल ही नहीं, उनके इनके पास लिए टाइम वो ही नहीं, मुश्किल है। उनके पास टाइम स्लॉट ही अभी अवेलेबल नहीं है। ये तो उन्होंने चलती है स्कूल सिलेबस टाइप जैसे स्कूल में चलते हैं, हाँ एक टैग पढ़ा बहुत दिया, सेकंड बेसिक लेवल का, बिल्कुल बहुत बेसिक। ये इसलिए मैंने ये इसको बहुत भी बच्चे को भी रिकमेंड किया था। वो एक टैग पढ़ाते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बताते हैं, फिर अगला टैग फिर करते करते वो सीएस पे लेके जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली मेंशन करना चाहता हूँ। एक तो अगेन बच्चों के लिए कोर्स मैंने अभी इनसे भी यही, एक मैनेजमेंट से भी यही मशवरा किया है। कोशिश मेरी ये होगी कि मैं डेली बेसिस पे एक आधे घंटे का एक सेशन रखूं, एक आधे घंटे का सेशन रखूं। जैसे इर्तज़ा है, अब्दुल हादी, ये दोनों बच्चे जैसे ये रोज़ एकेडमी जाते हैं, यहाँ आ जाए करें। अगेन मुश्किल होगा मैनेज करना, मुझे भी आइडिया है, मैं अपने बच्चों को स्कूल लाना ले जाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। डिफ़िकल्ट होता है पेरेंट्स के लिए रोज़ आना, लाना ले जाना, यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेकर आना। अगर वो मैनेज कर लेते हैं, आप भी मैनेज कर लेते हैं, मैनेजमेंट लेवल से भी मुझे अलाउ हो जाता है, तो मैं डेली बेसिस पे सेशन रखूँगा। और उसमें जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को मैं डिटेल, मुझे ना इन चीज़ों का बहुत इंटरेस्ट है। दैट्स व्हाई आई जॉइन दिस इंस्टीट्यूट। मगर ऑब्वियसली हमें इंस्टीट्यूट की तरफ से इन चीज़ों को भी बहुत इंपॉर्टेंटली मैटर कर रहे होते हैं कि हमने विद इन 2 मंथ्स इस पोजीशन पे लाना होता है अगेन कि स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है, वो अर्निंग स्टेट में आए। अगर मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने लगूँ तो माइट बी टुक 1 ईयर कोर्स इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स, मुझे 1 साल भी लग सकता है। मतलब पढ़ा रहा हूँ, खाली वीकेंड पे तो क्लासेस हो रही हैं या तो डेली क्लासेस हो रही हैं, फिर तो और ही सीन है ना। जैसे मैंने अभी कंसर्न आज इनके सामने रखा भी है, अगर मुझे एक रोज़ का 1 आधा घंटे का सेशन इन बच्चों के साथ मिल जाए मैं तो बल्कि क्लास डिटेल में। हाँ जी, मैंने तो बल्कि इसलिए रखा था इंस्टीट्यूट को कि सैटरडे संडे है, मैं इनको लाने ले जाने में मैं हाँ, अपनी छुट्टी करता हूँ। ऐसा ही है, जिस बिल्कुल। ऑफिस से आपके लिए छुट्टी मुझे नहीं है, आइडिया है, तो यस। मैं उनके लिए छुट्टी लेता हूँ। जी जी जी, तो वो चाहिए। इवन एचटीएमएल की जब मैं बात करूँ 4 घंटे का तकरीबन है, तो वो ये इन्होंने काफ़ी टैग, इसने इसका सिर्फ टेबल भी बस आपने टेबल कर ली, इसका फॉर्म्स रह गए हैं, इसने बाकी एचटीएमएल कर ली उससे देख के। यस, मैंने इवन को इसको गाइड नहीं किया, लेकिन मैं इसको खुद देखूँ। लेकिन अब ये मैं डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग मेरे लिए शायद टफ हो जाती है। फिर जो आगे सीएसएस के जैसे मैं आपको सेक्टर्स बताया, अभी मुझे भी इतने कॉन्सेप्ट्स नहीं, वो बता रहे होते हैं, काफ़ी चीज़ों में समझ आ रही है, मैं इस पोजीशन में होगा खुद समझो फिर इनको भी समझाओ, क्योंकि मैं इनको समझाने की सिचुएशन में नहीं जब तक खुद अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं ऐसे ही हो। है, ऐसे ही है। तो मैं वो चीज़ें देख रहा था, मैं कहा सर ने वो आप एडवांस इसलिए अगेन मैंने उसका आंसर कर दिया आपको, क्योंकि हमने फौरी तौर पे अभी मिसाल के तौर पे अभी मैंने आप लोगों को गिटहब के अकाउंट्स क्रिएट करवाए, और मैंने आपको अब मैंने जो बाकी पिछला वाला सेशन कंप्लीट किया ना, मैंने उन बच्चों को विद इन अ डे, एक दिन के अंदर मैंने उनको, मतलब 2 जो हमारे ये सेशन होते हैं सैटरडे संडे, मैंने पूरा एक नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट उनको हैंड ओवर करके दे दिया। मैंने कहा यार ये करना है, आप लोगों ने खुद करना है। अगेन अब वो बच्चे मेरे साथ कंटिन्यू नहीं कर रहे, वो बैकएंड पढ़ रहे हैं ईमान फार्मर से। अब वो अगेन ये सारी चीज़ें इस टाइम स्पैन के अंदर जो हमारे पास एक टाइम स्लॉट अवेलेबल है, उसमें जितना ज़्यादा मैं स्पीडी अप करवा सकता हूँ ना, मैं करवा रहा हूँ। फिर भी जैसे आज आपके कंसर्न, कल मैंने आपके जो मैसेजेस मुझे मिले, अगेन मैं, और वो भी अवेलेबल हैं अभी साथ में कॉल पे अवेलेबल। अच्छा चलें ठीक है, वही सुनेंगी, ये उनके पास ये सारा मैसेज कन्वे हो जाएगा। आप दोनों पेरेंट्स के लिए मैं ये करूँगा, एफर्ट इतनी ज़रूर पुट करूँगा
कि मैं डेली बेसिस पे एक आधे घंटे का सेशन इर्तज़ा के लिए और अब्दुल हादी के लिए या कोई और स्टूडेंट अगर इस मेरी क्लास से या मेरे बाकी बच्चे भी जो हैं उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। ठीक, जो भी एक टाइम डिसाइड कर लें, 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे एक टाइम स्लॉट डिसाइड करके आप लोगों को ग्रुप में बता दी जाएगी। उसमें जैसे आप बात कर रहे हैं ना, हर चीज़ हर टैग के हवाले से स्लो पेस के साथ आराम से इजी होके इजी चिल विल, बच्चों को भी इतनी डिफ़िकल्टीज ना हो, नींद ना आ रही हो, परेशान ना हो गए यार ये, हाँ वो भी बोर ना हो। बहुत लंबा सेशन भी नहीं होगा, मैक्स 1 घंटे का सेशन होगा। उसमें जो भी हमारा एक डेली का एक टास्क, हाँ सिंपल रखें, तो ये समझ जाएंगे। बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। वो बेशक आप भी अटेंड करना चाहें कर सकते हैं। अगेन मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूँगा क्योंकि आपने जॉब पे जाना होता है, मैं आपको नहीं कर रहा क्यों, उन्होंने भी जॉब करनी होती है। में तो इसको इशू नहीं आएगा। बेसिकली सीएसएस के सिलेक्टर्स है ना, वो भी मुझे भी कांसेप्ट नहीं है कि कब यूज होने हैं, कैसे यूज करने हैं। ठीक है, तो उसमें मैं भी, अब मैंने आपको देख के जैसे आपने मुझे एक नया टास्क दिया था वो मैंने किया है, ऐसा नहीं कर लिया, लेकिन मैं उसको फिर उसको सर्च कर रहा था चैनल से, यार ये कांसेप्ट क्या है इसका, बेसिकली चैट जीपीटी से कर रहा था, लेकिन ये बच्चे शायद मुश्किल है, नहीं इनको अभी इतना मुश्किल है कि ये तो आज इसको मैं कह रहा था यार कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो ये कह रहा था पापा मुझे प्लीज सही समझ नहीं आ रही, मेरा दिल नहीं कर रहा है। सही वक्त लगता है, एकदम नहीं क्विकली नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता यूज टू होंगे। जब वो एक रोज़ उनको एक उस एक आधे घंटे का एक उनको टास्क मिला हुआ होगा या सेशन अटेंड करना होगा तो वो यूज टू हो जाएंगे, रनिंग ट्रैक पे चढ़ जाएंगे। फिर बाकी क्लास के साथ मर्ज कर, बाकी तो कर ही रहे हैं आप लोग, वीकेंड पे क्लासेस अटेंड करें। तो आई एम होपिंग कि ये मेरा एक जो आंसर है आप लोगों को सेटिस्फाई करेगा दोनों एज अ पेरेंट्स, क्योंकि डिसीजन मेकर्स आप दोनों हैं भाई, आप लोगों ने ये डिसीजन लेना होगा। तो मैं ज़रूर ये लाजमी इस पर पूरी कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस, मैंने अभी भी कंसर्न भी यही किया है, उनसे डिस्कशन हो गई है मैनेजमेंट से, डिसीजन उन्होंने लेना है। मुझे अलाउ करेंगे, यहाँ पे ज़रा क्लासेस हो रही होती हैं इसकी, इन्होंने कोई कोर्स स्टार्ट किया है, पाइथन की क्लासेस हो रही होती हैं, 3-3.5 घंटे का लेक्चर होता है, तो वो 6 बजे से ऑनवर्ड क्लासेस होती हैं। अगर तो 6 बजे के बाद मुझे अलाउ कर देते हैं या क्लास अवेलेबल कर देते हैं वो, तो देन अच्छा अगर ऑनलाइन है ठीक है, ठीक है, पॉसिबल नहीं होगा लाना ले जाना, हाँ ठीक है, चलिए ये तो बेस्ट है, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। ऑनलाइन कर लेंगे क्लासेस और फिर इन चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। चलें जज़ाकल्लाह, बस यही मैं चाह रहा था कि आप लोगों से ना एक चीज़ हम सेम पेज पे आ जाएं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी हम चलते हैं जी, जो हम काम कल कर रहे थे उसको हम दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है जी VS कोड ओपन कर रहा हूँ जी मैं। कल मैंने आप लोगों को सब कुछ डिज़ाइन एक असाइन कर दिए हैं, PSD के डिज़ाइन हैं, और वो आप लोग ने डाउनलोड करके आप लोग को रन करने के लिए ना फोटोशॉप लाजमी होनी चाहिए आपके पास, तभी आप लोग देख पाएंगे। गेट इनटू PC से जाके डाउनलोड कर लेना है आप लोगों ने, और वो फिर आप लोगों ने। अच्छा जी, पेज है जी हमारा ये वाला, और मैंने ओपन करना है फोटोशॉप। इसमें मैं देखिए, इसमें जो आपने एंकर टेक्स्ट लगाया है, इसमें मैं देख रहा कि इमेज जो है, इमेज तो क्लोज टैग नहीं होता, इसमें हमने इसमें एरर भी नहीं है, पूरा प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ है ये वाला, हाँ जी। ओके, इमेज टैग जो है हमारा यहाँ पे क्लोज टैग भी नहीं हुआ, क्लोजिंग टैग होता है ना। अच्छा है ना, हाँ ये मैंने शुरू में जो स्टार्टिंग लेक्चर्स में आप लोगों से डिस्कस की थी चीज़ वही है कि हमारे पास HTML के अंदर कुछ टैग्स ऐसे होते हैं, कुछ ज़्यादातर टैग्स के क्लोजिंग टैग्स होते हैं, लेकिन कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग ही नहीं होते, जिसमें से इमेज भी वो टैग है जिनका क्लोजिंग टैग नहीं है। उस दिन मैंने डिस्कस किया था मेटा टैग हैं, काफ़ी सारे ऊपर हम मेटा टैग हम यूज़ कर रहे थे, उसमें जितने भी हैं मेटा टैग्स ऑलमोस्ट किसी का भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। लिंक टैग है, मैंने आप यही जो लिंक टैग है ये हमने स्टाइल शीट के लिए लगाया था, फैब आइकन के लिए लगाया था, इसका नहीं होता। हाँ मोस्टली। और इसी तरह से जब हम फॉर्म टैग को बढ़ेंगे तो उसमें इनपुट फील्ड के हमारा जो मेन टाइप टेक्स्ट है, टाइप बटन है, जब हम उसको पढ़ेंगे डिटेल में तो हम डिस्कस करेंगे, उनके भी क्लोजिंग टैग नहीं होते। तो ये कॉम्बिनेशन चल रहा होता है। अब ये सेट ऑफ रूल्स बता दिए गए हैं, उसी के ही मुताबिक हमने कोडिंग करनी है। हमारा मेन पर्पस ये है कि हमने इन टैग्स से पेज लेआउट क्रिएट करना है। मेन जो डे एंड पे हम इस पोजीशन पे हों, 2 घंटे का, 1 घंटे का, 5 घंटे का सेशन है, तो हमारे पास वीकेंड पे टाइम है, 7-8 घंटे का सेशन है, सैटरडे संडे या डेली बेसिस पे हम उधर डेली अब आके फ्रेश होके जो हम बैठ रहे हैं, 9 बजे बैठ गए, हम 10 बजे तक काम कर रहे हैं, 11 बजे तक काम कर रहे हैं, जो भी जिस एज़ पर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम स्लॉट। तो इसका ये होगा कि हमने कुछ ना कुछ आउटपुट रेडी करके
ब्राउज़र पे हमने उसको डिस्प्ले पे ओके कर दिया और फंक्शनल स्टेट में आ गई हमारी वेबसाइट, और हमने उसको हैंड ओवर करना है क्लाइंट को। मेन जो हमारा ये जितना भी काम हम सीख रहे हैं, जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, हमने उसको रिसर्च लेवल के ऊपर, अगेन रिसर्च लेवल के ऊपर मैंने काफ़ी, मेरे और भी एक अदील स्टूडेंट मुझे याद आ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा ना वो डिटेल में चला जाता है, कहता था यार ठीक है आप डिटेल में जाओ, लेकिन इस कोर्स में जो आपको एक 6 मंथ्स का पैकेज दिया जा रहा है, जिसमें 3 मंथ्स आपके फ्रंट एंड के हैं, 3 मंथ्स बैक एंड के हैं, तो उसमें आपने इस को फौरी तौर पे हमने क्लाइंट ने एक भी वो बता दिया ना आपको, जैसे ये आ रहा है जी डॉक्स लिखा हुआ आ रहा है, ब्लॉग लिखा हुआ आ रहा है, शोकेस एंड स्पॉन्सर एंड प्लस, तो वो क्या करे, क्लाइंट कह रहा है इसमें आप एक और लिंक ऐड कर दो, सिंपल एक लिंक, HTML की वेबसाइट है सादी बनी हुई, एक सिनेरियो में रख रहा हूँ, तो वो उसने किया जी, उसने कहा यार मेरा एक कॉन्टैक्ट का ना लिंक लगा दो यहाँ पे। तो आपने क्या करना है क्विकली, क्योंकि आपको आइडिया हो गया है, एक बेस लेआउट रेडी, जैसे हमने कल के लेक्चर में हमने ULLI का स्ट्रक्चर रेडी किया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया, आपको आइडिया हो गया। अब आपने उस चीज़ को अगले स्टेप पे लेके जाना है, आपने उस चीज़ को डन करना है, कॉन्टैक्ट का लिंक ऐड करना है, गिटहब पे उसने कोड रखा हुआ है, गिटहब का भी मैंने आप लोग कॉन्सेप्ट दे दिया। अगेन जब आप लोग डेली बेसिस पे इन चीज़ों को कर रहे होंगे तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर चीज़ और क्लियर होनी, पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। तो आपका लिंक आपने ऐड किया कॉन्टैक्ट का, एंड देन आपने उसको क्लाइंट को बता दिया कोड पुश करके कि यार ये देखो ये डालो, वो जो भी लेन देन का उसका अमाउंट है, जो जिस स्टार्टिंग में आपने डिस्कस कर लिया, एग्रीमेंट हो गया कि अच्छा यार $10 में ये काम करना है, $5 में करना है, $4 में करना है, $3 में करना है, $50 में करना है, जो भी आपकी उसके साथ एक कम्युनिकेशन चल रही है। अगेन जो एक इसका यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मैं लाजमी यहाँ बता रहा होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, कि जब आपने जितना ज़्यादा आप डिले कर रहे हो ना कि यार अच्छा ठीक है आज अपवर्क पे अकाउंट बनाएंगे, आज जाके कामों में बिजी हो गए, मैं भी ऐसे होता हूँ, टाइम नहीं मिलता, अब कल करेंगे, अब परसों करेंगे, अब नेक्स्ट वीक पे करेंगे, वो आप लोग खुद अपने एंड से डिले कर रहे हो। जितना क्विकली आप लोग अपवर्क पे आके या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आके अपना अकाउंट बना लोगे, और आप लोग प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ के कि अच्छा समझ नहीं आ रही, मैंने आपको बताया कल स्क्रीनशॉट लें, इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रही, आप ChatGPT को कहें यार मुझे उर्दू में ट्रांसलेट कर दो, मुझे नहीं पता चल रहा है क्या लिखा है, वो उर्दू में आपको पूरा ट्रांसलेट करके बता देगा, अच्छा यार ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये CSS की चेंजेस करवाना चाह रहा है क्लाइंट, ये एंकर टैग लगवाना चाह रहा है, ये डिव का टैग ऐड करवाना चाह रहा है, फलाना करवाना चाह रहा है, जो भी कंसर्न्स हैं एज़ पर योर प्रोफाइल, वो आपके फीड जो भी चल रही होगी, आपको जो प्रोजेक्ट्स उसमें आ रहे होंगे, ऑफर हो रहे होंगे, उसमें जाके आपने बिडिंग करनी है और अगले स्टेप पे जाना है। जब तक आप इधर बैठे रहेंगे ना कि यार ठीक है बस अब काम सीख तो लिया, मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं कह रहा होता हूँ, मैं उनको डेली बेसिस पे पुश कर रहा होता हूँ, वो बच्चे भी कहते हैं यार, मतलब स्टूडेंट भी मेरे कहते हैं यार इतनी भी क्या खीर आएगी। बहरहाल अगेन अपना अपने चॉइसेस हैं, अपनी अपनी हर बंदे की एक सिलेक्शन होता है। तो जितना क्विकली आप अपना फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म रेडी करके उस पर अपने पोर्टफोलियो को ऐड करेंगे, गिटहब के जितने लिंक्स हैं वहाँ ऐड करेंगे, तो गोरा क्या कर रहा होता है, गोरा आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख रहा होता है, जो काम आपने किया है एक्चुअल में जो काम है एग्जिस्ट करता है। आज मैंने ये काम किया ना, कल का मैंने सैटरडे मैंने काम किया, ये आप लोगों के सामने बैठ के मैंने टेम्पलेट रेडी किया, मैंने गिटहब पे ऐड कर दिया, वर्सल पे उसको बना दिया, वो वर्सल का अकाउंट मैंने अपने रिज्यूमे में, पोर्टफोलियो में, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे मैंने ऐड कर दिया, और वो किसी ने क्लिक हो गया, प्रोफाइल पे क्लिक हुआ, चेक कर लिया उसने कि अच्छा यार ये बंदा है, और इससे मैंने ये काम मैंने वही करवाना है जो अपनी वेबसाइट पे मैं करवाना चाह रहा हूँ, ये एंकर टैग ही मैंने ऐड करवाना है, मैंने ये इमेज ऐड करवाना है, लोगो ऐड करवाना है, तो यही काम मैंने करवाना है उससे। गोरे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मैटर इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो फ़ौरन हमारा गिटहब से जाके उसको डाउनलोड करेंगे, कोड को उसको एग्जामिन करेंगे, रिव्यू करेंगे, और कहेंगे यार हाँ यार यही तो बंदा है, इसी को तो ढूंढ रहे थे। उनके पास टाइम, इससे मैक्स टाइम इतना होगा, बस वो जर्नल ओवरव्यू करेंगे, इवन ये उनके पास ये टाइम भी नहीं होता कि वो कोड ओपन करके देखें, उन्हें बस ये पता होता है गिटहब की इसकी रेपो अवेलेबल है, इसका ये पोर्टफोलियो है, अपवर्क पे वेरीफाइड है, वेरीफाइड यूज़र है। वेरीफाइड यूज़र का मतलब है आपका ID कार्ड, जैसे अब ये बच्चा इसका ID कार्ड नहीं है तो इसका बे फॉर्म अपलोड कर सकते हैं अगर ये प्रोफाइल बना रहा है, बे फॉर्म का स्नैपशॉट एंड अपलोड ऑन द अपवर्क, वो आपको अपवर्क ऑथेंटिकेट कर देगा यार ये बंदा जेन्युइन है। आप अपना ID कार्ड ऐड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और वो बैंक अकाउंट आप कनेक्ट कर सकते हैं। अपवर्क आपको ये फैसिलिटी भी दे रहा है, आप अपना जैज़ कैश का अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। आपका अपना पर्सनल बैंक अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता तो कोई मसला नहीं है, अपना जैज़ कैश, और जैज़ कैश
कनेक्ट करने का बेनिफिट ये है कि आपके जितनी अमाउंट होगी विद इन $1 में आएगी, करेंसी भी चेंज नहीं करेगा। जैस कैश ने हैंडशेक कर लिया इंटरनेशनल लेवल पर, तो इन चीज़ों को आपको अभी से ही पता होना चाहिए, तभी आप लोग बेहतर अंदाज में आगे परफॉर्म कर सकेंगे जब इन चीज़ों का स्टॉक सॉलिड। और काम करने का मकसद यही है हमारा इस सब का कि हमने कुछ ना कुछ अर्निंग पोजीशन में आना है, कुछ ना कुछ हमारे पास जो भी पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं, जो भी चीज़ें हम लिख रहे हैं, तो इन चीज़ों को ना इस तरह से आप लोगों ने पहले ही दिन से जहन में ना ऐसे कुछ रख के, नीयत रख के अल्लाह ताला की ज़ात से रिक्वेस्ट करके और फिर इन चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। अच्छा जी, डिज़ाइन वो डिज़ाइन मेरा ग्रुप में भी मैसेज कर दीजिए। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ उस डिज़ाइन पे। वैसे आप लोगों ने काम नहीं करना क्योंकि मेरे वाले, वो आपका, हाँ वो मेरा डिज़ाइन है, इसलिए मैंने आप लोगों को स्प्लिटली अलग अलग डिज़ाइन दिए ताकि आप लोगों को हेल्प ना मिले, खुद से आप लोग सीखें इस चीज़ पे ना। हाँ, इसलिए मैंने अलग अलग सबको डिज़ाइन दे दी। फिर भी मैं अपना रेफरेंस लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ से मैंने वो किया हुआ है, इसको ना डाउनलोड किया, इसी से किया, फ्री पिक से जाके। फ्री पिक का मैंने आप लोगों को पहले भी जिक्र कर दिया था, दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं। फ्री पिक पे आप लोगों ने अपने अकाउंट बना लेने, ठीक। ये मैं आगे फ्री पिक पे मेरा अकाउंट क्योंकि लॉगिन हुआ हुआ है तो इसलिए उसने मुझे डायरेक्ट लॉगिन करके डैशबोर्ड पे ऐड ऑन कर दिया। अदरवाइज़ अगर आपका साइन अप नहीं हुआ हुआ तो आपने सबसे पहले साइन अप कर लेना। फ्री अकाउंट है, अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड भी कर सकते हैं। फ्री अकाउंट में मैंने जाके यहाँ पे लिखा, लेट सपोज मैंने आप लोगों को सबको असाइन करनी थी PSD वेबसाइट टेम्पलेट्स, तो मैंने इस कीवर्ड्स को सर्च किया, PSD वेबसाइट टेम्पलेट्स। यहाँ पे हमें लाइसेंस में जाके फ्री वाली जितनी भी हैं, पेड भी हैं, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिज़ाइनर्स ने ऑल ओवर द वर्ल्ड डिज़ाइनर्स ने अपने पोर्टफोलियो को डिस्प्ले करके रखा हुआ है, ताकि अगर कोई कंपनी, कोई बंदा दुनिया में कोई काम करवाना चाह रहा है, ये एक अच्छा खासा, जैसे Behance है, फ्री पिक है, और भी बहुत सारे डिज़ाइन के जो प्लेटफॉर्म्स, अब हाँ फिग्मा है, फिग्मा बहुत बड़ा, जैसे मैंने फिग्मा का नाम लिया था, फिग्मा की बहुत बड़ी कम्युनिटी है जहाँ पे डिज़ाइनर्स ने, कैनवा है, वहाँ पे डिज़ाइनर्स ने अपने डिज़ाइंस बना के अपलोड किए हैं, जो वो सेल भी कर रहे हैं, उनको अगर वो बेचना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं मार्केट में, प्लस अगर वो उसको फ्री में आगे उनको, जैसे कोई उन्होंने बना लिया और वो कह रहे हैं यार ठीक है हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी कोई अमाउंट नहीं रखेंगे, तो वो भी हैं। तो मैंने उसी में से सिलेक्ट किया, तो मैंने यहाँ पे जाके PSD सिलेक्ट कर लिया, ऑल इमेजेस था, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया PSD। तो जैसे मैंने PSD किया तो मेरे पास जितने PSD डिज़ाइंस इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं फ्री पिक पे, वो मेरे पास सारी PSD ओपन हो गई। इसी में से ही मैंने एक सिलेक्ट की थी अपने लिए, यहाँ से मैंने सिलेक्ट, चलिए इस वक्त जितने भी मैंने पेजेस आप लोगों ने सिलेक्ट किए ना, मैंने मैक्सिमम कोशिश की है जिसमें मल्टीपल सेक्शंस हो, क्योंकि मैंने भी जो डिज़ाइन लिया ना वो मल्टीपल सेक्शंस वाला लिया, क्योंकि मैंने आप लोगों को सेक्शन टैग का कॉन्सेप्ट देना था। सेक्शन टैग हमने लगाना तो है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट वेब डेवलपमेंट में कैसे आपस में उसका क्या रिलेशनशिप बन रहा है, तो इसके लिए मैंने डिज़ाइन ही ऐसा सेलेक्ट किया ताकि आप लोगों को, अगर मैं सेक्शन टैग की बात करूँ तो आप लोगों को फ़ौरन कोई आइडिया हो, अच्छा है यार सेक्शन टैग इज़ अबाउट दिस, कि ये सेक्शन टैग दिस, और ये फिर ये वाला सेक्शन, जैसे मैंने कल रिव्यू भी किया था, रिव्यू सेक्शन, तो ये सारे सेक्शन टैग के ज़रिए कंट्रोल हो रहे हैं विद इन द HTML लैंग्वेज, जो हम इसका वेब पेज रेडी कर रहे हैं। ये मैंने लिंक आप लोगों के साथ दोबारा से मैं इसी को शेयर भी कर देता हूँ। उसमें जो कल हमें आपने दिया डिज़ाइन, उसमें अगर किसी जगह पे वो जो आपको सर्च बार आ रहा था, सर्च का निशान, हाँ हाँ बिल्कुल, यस, वो अगर जनरेट, जैसे मेरी एक असाइनमेंट जो आपने कल दी उसमें था, तो वो अच्छा मैंने ना डिज़ाइंस आप लोगों को असाइन कर दिए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने हर चीज़ एक्यूरेटली वैसे ही बनानी है, आप लोगों को एक गाइड लाइन मिल गई है। डिज़ाइन बेसिकली डेवलपर को एक गाइड लाइन दे रहा होता है कि उसने करना क्या है, उसको टैग्स के बारे में भी बेसिक नॉलेज है, उसको बेसिक CSS भी लिखनी आती है, उसको बेसिक जावास्क्रिप्ट लिखनी भी आती है, अगर नहीं भी आती वो AI टूल से हेल्प ले रहा है और वो बनाने की कोशिश कर रहा है एज अ एक्सरसाइज के तौर पे। तो आप लोगों ने ये नहीं है कि उसको बिल्कुल फुल फ्लेज बिल्कुल ही वैसे ही बनाना है, नहीं ऐसे नहीं है, बल्कि मैंने आप लोगों को एक गाइड लाइन के तौर पे वो डिज़ाइन असाइन कर दिए। अब जैसा कि मैंने ये कोर्स का हम पाँचवा हम वीक कर रहे हैं, और उसमें हमने जो टैग्स पढ़े हैं, जैसे मैंने हेडर टैग के बारे में आप लोगों से शुरू में डिस्कस किया, और जब मैंने इस डिज़ाइन को ओपन किया तो उस हेडर टैग को मैं अलाइन भी करना शुरू हो गया हूँ साथ साथ। सेक्शन टैग के बारे में मैंने बताया, इसी तरह से मेरे डिज़ाइन में इनपुट फील्ड कहीं भी नहीं है एग्जिस्ट करती, राइट ना, मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं है ऐसे। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सेक्शन, इसी में सेक्शन का टैग लगा के
और एक फॉर्म बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, जो आप लोगों के उस कंसर्न को रिजॉल्व करेगा। जैसे आप लोगों के डिज़ाइन में कहीं ना कहीं इनपुट फील्ड आ रही है, सर्च बार आ रही है, जैसे आप कह भी रहे हैं, वो सर्च बार आप लोग उस टैग का इस्तेमाल करते हुए, इनपुट फील्ड का जो टैग होता है और फॉर्म का जो टैग होता है या बटन का टैग होता है, उसको यूटिलाइज करते हुए आप लोग उस पार्ट को क्रिएट करेंगे। अभी के लिए आप उसको बेशक बाईपास कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि अच्छा यार ये मेरा टारगेट गोल है जो मैंने बनाना है, इसका क्या बेनिफिट होगा, इन डिज़ाइंस को बनाने का बेनिफिट क्या होगा जब हम इस कोर्स के 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, हर बंदे की अपनी अपनी स्पीड से काम कर रहा होता है। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसने एक क्लास मेरा सेशन अटेंड किया, और जब वो नेक्स्ट वीक आया तो उसने मुझे 2 डिज़ाइंस कन्वर्ट करके HTML के अंदर रेडी करके दिखा दी। कहते हैं, और वो बच्चा ही माशाल्लाह अच्छा खासा शार्प किस्म का, अपनी अपनी स्पीड होती है, हर बंदे की अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना होता है। उसने कहा कि सर ये देखे मैंने कहा गुड, वो बैक एंड कोडिंग भी उसने तकरीबन ऑलमोस्ट, वो एक दिन आया लैपटॉप लेके, कहता कि सर ये देखें, हालांकि उसने बैक एंड की क्लासेस भी अटेंड नहीं की, खुद से उसको करने का शौक, उसको अम्मा अब्बा ने लैपटॉप लेके दे दिया है और टाइम स्लॉट भी अवेलेबल होता है उसके पास, अच्छा खासा टाइम स्लॉट है, बस अकेडमी जाना होता है उसने, एंड दैट्स ऑल, और कोई जिम्मेदारियाँ नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने पूरा एक वेबसाइट में ना, जैसे प्रोडक्ट के इमेजेस आ रहे हैं, ये तो आप कस्टमर रिव्यूज़ देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट के इमेजेस आ रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट के इमेजेस डिस्प्ले कैसे हो रहे हैं फ्रंट एंड पे, वाया बैक एंड API लिखी उसने उसके लिए बाकायदा, राइट डाउन द API MongoDB में, जैसे इस कोर्स का हिस्सा है MongoDB, उसने उसके अंदर सेव करवाया, पूरा बैक एंड का इंटरफेस बनाया उसने एडमिन पैनल खुद से अपने डिज़ाइनिंग स्किल्स यूज़ करते हुए, सिंपल सा सादा सा एक टेम्पलेट उसने रेडी कर लिया कि अच्छा जब कस्टमर इधर क्लिक करेगा इमेज के ऊपर, वो इमेज अपलोड हो जाएगा विद इन अ MongoDB, और वो उसका वेरिएबल फ्रंट एंड के जरिए कनेक्ट कर दिया उसने इस पेज के ऊपर। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आप लोगों को इमेज के जरिए मैं दिखा रहा हूँ ना, अभी तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, इमेज टैग के जरिए मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। उसने ऐसे नहीं किया, उसने डायरेक्टली जाके यहाँ पे वो वेरिएबल यूज़ किया, जैसे ये लोगो लगवाया कल, उसने वेरिएबल यूज़ कर लिया, वो वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, फेच हो रहा है बैक एंड DB से, वहाँ पे आके डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे जैसे चेंज करेगा एडमिन पैनल से जाके यूज़र, यहाँ पे इमेज चेंज हो जाएगा फ्रंट एंड पे, ये उसने बना के खुद से। तो ऐसे बच्चे भी हैं। अगेन अब वो आप लोगों को डिज़ाइन मिल गया, रेडी हो गई हैं चीज़ें। अब जब आप लोग वर्कआउट स्टार्ट कर दोगे, जितने भी अवेलेबल टाइम स्लॉट है, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट टाइम दे रहे हैं आप, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आगे जा रहे हैं ना आप लोग, फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, उसका ये बेनिफिट होगा कि आप लोगों का पोर्टफोलियो बनना शुरू हो जाएगा। पोर्टफोलियो बनने का क्या बेनिफिट होगा कि अगर आपने किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपने किसी क्लाइंट के लिए काम करना है, आपने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वो पोर्टफोलियो आप लोगों को हेल्प आउट करेगा, वो हेल्प आउट करेगा, आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन है वो, आप लोगों को लोग उसी पोर्टफोलियो से जानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छा यार ये बंदा है लाहौर पाकिस्तान में बैठा हुआ है, एक बंदा है न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, एजेंसी रन कर रहा है, उसके पास क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, फेस टू फेस अवेलेबल है, बहुत जेन्युइन सी बात है कि जब बंदा फिजिकली खुद अवेलेबल हो उस पोजीशन पे, हम लाहौर में बैठे हैं, हमें पता है यार ये मार्केट है, इस्लामाबाद इकबाल टाउन है, इधर जाना है, इधर जाना है, ये चीज़ें, और वो बंदा न्यूयॉर्क में बैठा है, एजेंसी उसने ओपन की हुई है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज हैं महंगे बहुत पड़ रहे हैं उसको, $3000 में, $5000 में डेवलपर अगर वो हायर करता है लोकली वहीं न्यूयॉर्क में, वो क्या करेगा, वो अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले करेगा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कि भाई मुझे बंदा चाहिए, वो आप हो सकते हैं। अगेन तब होंगे आप जब आपका पोर्टफोलियो बना हुआ होगा कोडिंग एंड पे, जितना भी आप काम कर रहे हैं, जैसे अब आप लोगों को सबको डिज़ाइन मिल गए, कुछ ना कुछ तो यार आप लोग बनाएंगे ना, इट्स वेरी ऑब्वियस, आप लोगों को टास्क मिला हुआ है, डिज़ाइन मिला हुआ है, आप कहते हैं यार चलो मेरे पास 5 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, मैं ये वाली नेविगेशन लिंक्स लगा लेता हूँ, बना लेता हूँ, URL आएगा तो बता ही दिया है, इंस्ट्रक्शन मिल गई हैं, आप लोगों को पता चल गया, आप लोग बैठोगे, लिखोगे, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की CSS लगाओगे, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लगाओगे, हल्की फुल्की थोड़ा सा तड़का लगा के मेरी बेगम रेडी करके ना, ऐसे बेहतरीन खाना मेरे लिए रेडी कर दी, तो वो चीज़ें ना हल्की फुल्की आप लोग करके इस पोजीशन में आ जाओगे कि कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहे हो, करोगे, पब्लिश होगा, वेब प्रेजेंस, जितना ज़्यादा आप लोगों की वेब प्रेजेंस होगी ना, क्लाइंट को पता होगा कि अच्छा यार ये बंदा है, इसका ये पोर्टफोलियो है, काम बताएगा आप लोगों का, जितना ज़्यादा रॉक सॉलिड आप लोगों का काम होगा, उतना क्विकली आप लोग मार्केट में ईजीली मूव कर सकते हो, बहुत सारे लोगों के साथ काम कर सकते हो, मल्टीपल टास्किंग कर सकते हो, रन टाइम पे बहुत सारे क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो, जितनी ज़्यादा वेब प्रेजेंस होगी आपकी, जितनी ज़्यादा, चाहे वो ट्विटर के ज़रिए है, चाहे वो यूट्यूब के ज़रिए है, चाहे वो इन चैनल्स पे अपने बनाएं, अपने अकाउंट्स क्रिएट करें, अपना काम वहाँ पे अपलोड करें, पता हो कहीं भी कोई पूछ लेते हैं ना क्लाइंट के, अच्छा यार तुम बताओ तो सही तुमने क्या किया, उसको जाके फ़ौरन वो लिंक शेयर किया, कहते ये देखो वर्सल का लिंक शेयर किया, यूट्यूब का लिंक शेयर किया, और वो आपके अपने अपने पर्सनल ज़ाती इंटरेस्ट हैं,
मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी हैं, वो काम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का, उनको शौक उसका भी है। उस बच्चे ने इंस्टा पे पेज बनाया हुआ है और उसकी कोई वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती, इंस्टा से ऑर्डर आते हैं उसको, अपने जो भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है, वो इसकी शीट होती है लकड़ी में ना ऐसे बिछाने के लिए, शीट बड़ी ज़बरदस्त फाइन क्वालिटी की शीट सेल करता है वो बनवाता है ख़ुद मार्केट से, उसने रखे हुए हैं बंदे शंदे, तो वो शीट बन के वो अपलोड करता है पिक्चर, वो स्टूडियो बनाया हुआ है उसने अपने घर में, छोटा सा एक जगह ली हुई है उसने, लाइटिंग शाइटिंग सेट वेट करके स्नैप्स लेता है, अपलोड करता है इंस्टा पे। अब उसने वेबसाइट भी बना ली है इस कोर्स में आके, शॉपिफाई पे बनाई है उसने, हालांकि मैंने शॉपिफाई नहीं बताया उसको, लेकिन बच्चा खुद से इंटरेस्टेड है कि यार उसमें मैंने काम करना है। तो अब वो इंस्टा से उसके ऑर्डर आया और उसने पेमेंट करवाई जैज़ कैश से, अब वो शॉपिफाई के जरिए भी उसने अपना काम वो स्ट्रीमलाइन कर लिया, वही प्रोडक्ट्स उसने इंस्टा पे रखी हुई थी, वही इमेजेस उसने अपलोड कर दी शॉपिफाई स्टोर पे। इस तरह से काम, उसने बेसिक नॉलेज उसको पता चल गई कि अच्छा यार बैक एंड पे जो कोडिंग है या कोई थीम है या ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी है, अब तो ईजी हो गया ना काम। अब तो मतलब शॉपिफाई में आप बना रहे हो वेबसाइट, वर्डप्रेस में आप बना रहे हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप जस्ट क्लिक करते हो। हम जो ये टैग पढ़ रहे हैं ना, मतलब शायद अगेन मैं जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ उसको इन टैग्स का भी नहीं पता होगा, वो क्या करता है एलिमेंटर के अंदर जाके कहता है यार लबीब यार ये देखो ये मैंने लिंक लगा दिया, उसे नहीं पता कि व्हाट इज़ ULLI एंड व्हाट इज़ द एंकर टैग एंड व्हाट इज़ द डिटेल, नो, मगर ही इज अर्निंग। वर्डप्रेस का फिर क्या फ़ायदा होता है अगर बाद में अगर हम चीज़ बना रही इसमें अमेंडमेंट करना चाहें वो मुश्किल है, क्यों हम इसको क्यों प्रेफर करते हैं और आजकल वर्डप्रेस को भी क्यों ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है? आजकल मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं वर्डप्रेस को प्रेफर किया जा रहा है या इसको प्रेफर किया जा रहा है। आजकल अगर आप मल्टीटास्क किस्म के बंदे हैं ना, मल्टीटास्क मतलब हमारे पास मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का फ़्लो चल रहा होता है, कुछ क्लाइंट कह रहे हैं कि यार इस तरह का काम चाहिए हमें, और ये काम मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि अगर आप एक वेबसाइट एलिमेंटर पे बनाते हो तो आपको हर चीज़ जाके मैन्युअली प्लगइन के ज़रिए इंस्टॉल करके और वो फिर ऑप्टिमाइज़ होकर आपके पेज की स्पीड तेज़ होगी, 100+ पे जाएगी, 90+ पे जाएगी या 100 को टच करेगी। इसके अंदर काम करने का क्या बेनिफिट है, ये जो मर्न स्टैक का कोर्स करवाया जा रहा है और नेक्स्ट डे इसके अंदर अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसके आप उसको डिप्लॉयमेंट करते हैं वर्सल के ऊपर, तो सारे का सारा ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो गया, आपको अलग से ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ ना कोई प्लगइन लगाना पड़ा, नथिंग एल्स, जस्ट आपने पेज कोड किया, कन्वर्ट किया उसको नेक्स्ट जेएस में, उसको डिप्लॉयमेंट कर दी वर्सल के ऊपर, तो आपका पेज बाय डिफ़ॉल्ट 100 स्पीड दे रहा है, नथिंग, कोई मैंने एफर्ट नहीं की, स्मार्टेस्ट डिसीजन लिया मैंने और क्लाइंट को राज़ी कर लिया। अब ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत मैटर कर रहे होते हैं, जितने अच्छे तरीके से आप क्लाइंट को राज़ी कर लो ना, और क्लाइंट कह रहा है यार ठीक है मुझे एक ना वेबसाइट तुम बना दो और उसकी ना स्पीड 100 आनी चाहिए मोबाइल पे, उस पर 90+ आनी चाहिए मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे 100 आनी चाहिए, रिक्वायरमेंट रख दी उसने उसको ये नहीं पता कि एलिमेंटर, वर्डप्रेस या शॉपिफाई या रिएक्ट जेएस या व्यू जेएस या हबस्पॉट, नहीं, मैंने उसको ये सजेस्ट करना है कि यार तुम ये ऐसे कर लो एज अ डेवलपर। मैं उसको जितना ज़्यादा बेहतरीन दलाइल के साथ उसको राज़ी कर लेता हूँ इस चीज़ पे, अब वो मेरे अपने स्किल सेट है और वो आप लोगों का अपना स्किल सेट है। अगेन जितना बेहतर अंदाज में आप प्रेजेंटेशन, और वो काम आपका बताएगा, आपने काम किया हुआ होगा ना, आप उसको एक बनाया प्रोजेक्ट दिखाओगे ना, वो अच्छा इम्पैक्ट डालेगा उसको, वो जाके आप उसको चेक करोगे ना, चेक करवाओगे, कॉल पे हो आप या आपसे चैटिंग पे बात हो रही है, आपने स्क्रीनशॉट लिया, पेज स्पीड इनसाइट ओपन किया, लिंक ऐड किया, उसको बताया कि देखो यार ये मैंने बनाया प्रोजेक्ट वर्सल पे बना हुआ है और ये लिंक मैंने पेस्ट किया, देखो ये स्पीड इसकी 100 आ रही है। क्लाइंट कहेगा ये तो मुझे रिक्वायर्ड था, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दिया तुमने, तो इसकी अहमियत एकदम से बढ़ गई इस काम की। हालांकि एलिमेंटर में लोग काम कर रहे हैं ये, और एलिमेंटर में जो गुरु एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो 100 को भी टच कर रहे हैं स्पीड, मैं उनको क्रॉस चैलेंज नहीं कर रहा, ऐसे बंदे हैं मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, बाकायदा ऐसी कंपनीज हैं जो स्पेसिफिकली वर्डप्रेस एलिमेंटर के अंदर वेबसाइट बनाती हैं और किसी चीज़ में हाथ नहीं डालती, वो अपना अपना स्किल सेट है, अपने अपने लेवल के लोग बैठे हुए मार्केट में, और वो क्या कर रहे हैं 100, 90, 180 को टच कर रही है स्पीड, वो ऑप्टिमाइज़ करके दे रहे हैं, उनके रिसोर्सेज बैठे हुए हैं, वो दिन रात यही काम कर रहे हैं, उनका काम ही ये फोकस, वो बनाती टीम ही ऐसी ही रखते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे काम लेके चल रहे हैं कि उन्होंने बस यहाँ से क्लाइंट आया, उनके पास क्लाइंट ही ऐसे ही, मार्केट से जितना भी एलिमेंटर का क्लाइंट है वो मैक्स उनके पास ही जा रहा है। जस्ट यहाँ पे हम लाहौर में देख रहे होते हैं बेस्ट फूड, कहीं जो रस लगा होता है वहाँ पे लोगों को, और लाइनें लगी होती हैं, तो वो एक अच्छा क्वालिटी का काम करके दे रहे हैं और ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने उनके लिए वहाँ सिंपल ईजी कर दिया, आसान कर दिया, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं अगेन। लेकिन ये वाला जो कोर्स है स्पेसिफिकली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मैंने आपको दे दिया, क्लाइंट ही ऐसा है इसका, इसके क्लाइंट ही ऐसा है, वो कह रहा होता है यार कोडिंग पे करो तुम बनाओ,
और बैकएंड आप उसको बना दो MongoDB के अंदर, ये है ही है। और ये क्लाइंट बहुत अच्छा पे भी करते हैं, इट्स नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्लाइंट को अच्छा पे नहीं करते। अच्छी अगर आपको वो मिल जाता है, अच्छा क्लाइंट अवेलेबल हो जाता है, वो आपको एक प्रोजेक्ट के $500 to $1000 भी पे कर सकता है, जिसमें 6 से 10 पेजेस की वेबसाइट होंगी और उसमें आपने बैकएंड कोडिंग भी उसको करके देनी है, API इंटीग्रेशन भी करके देनी है। क्लिक के ऊपर, लॉगिन के ऊपर कोई क्लिक करता है, यूज़र क्लिक करता है किसी बटन के ऊपर, ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया उसने, उसको आपने चेकआउट पे प्रोसेस करवा दिया, उस प्रोडक्ट के लिए चेकआउट पे प्रोसेस करवा दिया। वहाँ पे वो इमेज आ रहा है, प्रोडक्ट का इमेज आ रहा है, नीचे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे वो क्रेडिट कार्ड ओपन करेगा, अपना जो भी ATM कार्ड का वो नंबर ऐड करेगा, वो पेमेंट हो जाएगी। नीचे पे का बटन होगा, एक और पेज आप बना देंगे, पेज ही है ना सिंपल। इंटीग्रेशन आप लोग उसको पेमेंट गेटवे की करके देंगे, जो भी आप सजेस्ट करेंगे। इस कोर्स को जो जैसे जैसे आप डिटेल में जाएंगे ना और मजीद पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, बार बार चीज़ों को देखेंगे, पैटर्न समझ आ जाएगा, अच्छा यार ये कोर्स तो इस तरफ लीड कर रहा है, मुझे इस तरफ लेके जा रहा है। तो एक आपका एक लमसम $1000, $1500, $2000 भी अगेन डिपेंड करता है। अल्लाह ताला ने आप लोगों के नसीब में जो रिस्क रोटी उतारी है वो मिलेगी। अपवर्क पे तो $400-500 का मैंने अक्सर देखा, हाँ पे पड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और है मार्केट में इस तरह का अच्छा कोड करने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट हमेशा से रही है, हमेशा से रही है। तो ये स्पेस आप फिलअप कर सकते हैं आसानी से, अपॉर्चुनिटी मिल गई है आपको। नेक्स्ट स्किल वालों को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि वो ये एक ब्रिज कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री में जो बंदे बैठे हैं वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और वो फिर आगे अपना काम भी कर रहे हैं। जैसे मैंने काफ़ी सारे बच्चों की आपके सामने एग्जांपल रख दी, स्टूडेंट्स की, वो अपना काम जो करने वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो प्रेफर कर रहे हैं हमने सीखना है, उसमें जाके ऑफिस में बैठ के काम करना है 7-8 घंटे, वो उधर बैठ के काम कर रहे हैं। काम चल रहा है, चल रहा है। पर्सनल डिसीजन आप लोगों की अपनी प्रोडक्ट है, और रोहान की मैंने एग्जांपल दे दी, उसकी अपनी प्रोडक्ट है। वो बच्चा आए इसलिए कि मैंने अपने काम को स्केल अप करना है, वेबसाइट बनानी है शॉपिफाई के, सीखना है मैंने यहाँ से, और वो कर रहा है काम ऐसे नहीं कर रहा, अब उसको ऑर्डर्स वहाँ से भी है। अगेन डिसीजन आप लोगों की पर्सनल है। अच्छा जी, अब हम कल मैंने आप लोगों को एक जो इसका बताया था बुनियादी सा एक स्ट्रक्चर, उसका ओवरव्यू देख लेते हैं हम। ठीक है जी, मैंने बैकग्राउंड कलर ऐड किया था, मैंने सिंपल रखा था। मैंने कॉम्बिनेशन इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, CSS का कॉम्बिनेशन इसलिए ऐड कर दिया कि क्योंकि हमने कस्टम HTML के ज़रिए, कस्टम HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इस पूरे पेज को बनाना है। तो बुनियादी चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, टैग भी डिस्कस करेंगे, साथ ही हम उसके स्टाइल शीट को भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमारा जो लेआउट है एंड पे 5 घंटे के बाद, 1 घंटे के सेशन के बाद हम कुछ इस पोजीशन में भी हों कि एक लेआउट भी बनता जाए, कॉन्सेप्ट भी समझ आता जाए हमें कि यार इनपुट, ये जो हमारा हेडर का टैग है इसका हमने पढ़ लिया, और उसके साथ ULLI का टैग है और एंकर टैग है, और एंकर टैग के अंदर हमने लोगो ऐड किया, इमेज का टैग हमने यूज़ किया। तो वो कॉन्सेप्ट भी समझ आता जा रहा है हमें, साथ साथ कॉम्बिनेशन और फ्रंट एंड पे डिस्प्ले भी समझ आता है, डिज़ाइन मिला हुआ है हमें, वहाँ से हमें गाइडलाइन मिलती जा रही है। इसलिए मैं तीनों अभी तीसरी चीज़ मैंने इन नहीं की, फाइल आज हम क्रिएट कर लेते हैं, और फाइल का नाम है जी app.js। वहाँ मैं रूट पे ही एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ JS के नाम से, एंड देन न्यू फाइल एंड app.js। ये क्या होगा जी, जितना मेरा कस्टम मैंने जावास्क्रिप्ट लिखनी होगी, जावास्क्रिप्ट मेरे पेज के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है। बिहेवियर को कंट्रोल करने का मतलब है कि मिसाल के तौर पे मेरे इस वेब पेज के अंदर, ये जो मैंने वेब पेज ओपन किया हुआ है, इस वेब पेज को अगर मैं फ़ोन के ऊपर ओपन करता हूँ, जैसे ये वाला नेविगेशन लिंक्स के बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था, और मैं फ़ोन के ऊपर ओपन करता हूँ, तो मैंने आप लोगों को बताया था यूजुअली ऐसे होता है कि हम किसी भी वेबसाइट को फ़ोन पे जब ओपन करते हैं तो उसका जो नेविगेशन लिंक्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, ये मैंने उस दिन एग्जांपल के तौर पे एक वेबसाइट ओपन की थी, आज हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं, गेट बूटस्ट्रैप पे चलते हैं, क्योंकि मैंने गेट बूटस्ट्रैप भी पढ़ाना है आप लोगों को। तो ये सारे रेफरेंस लिंक्स आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए। अच्छा जी, यहाँ पे इनका एक कंपोनेंट होता है, इसको बोलते हैं जी कंपोनेंट कॉल्ड navbar। और navbar में कुछ ऐसी ही मिलती जुलती चीज़ें जो भी हमने बनाई है। लोगो आ रहा है हमारा, और यहाँ पे ये लिंक्स आ रहे हैं। सर्च नहीं आ रहा, सर्च का हमारे पास डिज़ाइन में नहीं है, तो ये सर्च नहीं आ रहा, तो इसे अब बेशक अभी के लिए बाईपास करना है। तो मैं यहाँ पे जो एग्जांपल आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि ये फ़ोन पे कैसा नज़र आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट दे दिया आप लोगों को, मैं दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ कर रहा हूँ इसको। मैंने इसका एक
मिरर व्यू देखना है कि मोबाइल पे मुझे ये वेबसाइट कैसी दिखेगी, ये वाला कंपोनेंट मुझे कैसे दिखेगा, ये इस वेबसाइट का ये वाला जो कंपोनेंट बनाया हुआ है इन्होंने मोबाइल पे मुझे कैसे नज़र आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट। ठीक, इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ से, या मैंने आप लोगों को बताया था 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे और इसके अंदर होता है जी डेव टूल बार। इसमें जाएंगे हम और इसमें जाएंगे जी मोर टूल्स एंड देन डेवलपर टूल्स, कंट्रोल शिफ्ट आई। अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ का एक है और उस पर आ जाना चाहिए, क्योंकि डेवलपर जो होता है वो मैक्स काम जो है वो कीबोर्ड के ज़रिए शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए कर रहा होता है, और जो डिज़ाइनर है उसका काम माउस से ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, माउस क्योंकि डिज़ाइनिंग करनी होती है। तो जितना क्विकली आप आ जाएंगे इस प्रैक्टिस के ऊपर कि शॉर्टकट कीज़ यूज़ करें, वो आप ही के लिए बेनिफिट है। तो ये क्या जी, कंट्रोल शिफ्ट आई। तो मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो वो एक पैनल ओपन कर दिया क्रोम ब्राउज़र, क्योंकि हम क्रोम ब्राउज़र प्रेफर कर रहे होते हैं। डेवलपमेंट में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है ये जो ब्राउज़र है, हमें डेव टूल का जो कॉन्सेप्ट है, इसी ब्राउज़र के अंदर डेव टूल का कॉन्सेप्ट है। डेव टूल के अंदर आके मेरे पास एक व्यू इन्होंने दिया हुआ है मुझे, और वो मैं ओपन कर लेता हूँ। ये जो टॉगल डिवाइस टूल बार है ना, टॉगल डिवाइस टूल बार, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं इस कंपोनेंट की ओरिएंटेशन देखना चाह रहा हूँ ऑन अ फ़ोन। तो मैंने जैसे कन्वर्ट किया तो इस वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर लेआउट आप देख रहे हैं, गेट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका स्ट्रक्चर लेआउट टोटली चेंज कर दिया उसने। फ़ोन के ऊपर ये वेबसाइट कैसी दिखेगी, और ये वाला जो कंपोनेंट है ना वो चेंज हो गया। डेस्कटॉप पे किस तरह नजर आ रहा था, मैं डुप्लीकेट करता हूँ इसी को। वंस आई डुप्लीकेट दिस, तो कुछ ऐसा था, यहाँ लोगो था और ये लिंक्स थे और ये सर्च बार। लेकिन फ़ोन पे ऐसा नहीं है, फ़ोन पे उसने टोटली ओरिएंटेशन ही चेंज कर दिया, 360 एंगल पे चेंज कर दिए। क्यों? क्योंकि जो मोबाइल यूज़र है, जब वो मोबाइल के ऊपर स्क्रॉल कर रहा होता है तो उसके जो थंब है, थंब की आसानी के लिए उन्होंने एक आपका जो आइकन है वो ऐड कर दिया, हैमबर्गर का आइकन। दिस इज कॉल्ड हैमबर्गर आइकन, बार आइकन, हैमबर्गर आइकन। और ये आइकन्स कहाँ से आ रहे होते हैं? आइकन्स के लिए मैंने आप लोगों को बताया था जी फॉन्ट ऑसम के बारे में। फॉन्ट ऑसम बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट वास्ट किस्म का प्लेटफॉर्म है, इजी टू इंटीग्रेट। ठीक है, आइकन्स इजी डन। तो ये फॉन्ट ऑसम है। इसके अलावा SVG फाइंड भी है, बहुत अच्छा है, इसको भी देखिएगा आप लोग, अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहले जिक्र नहीं किया, मैं आप लोग फर्स्ट टाइम जिक्र कर रहा हूँ SVG फाइंड। क्लीन एक आपके जो आइकन्स हैं आपको मिल जाएंगे यहाँ पे आइकन। इसका मैंने लिंक करना है कॉपी, और ये ग्रुप में इसी तरह से फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ आइकन्स पे, और मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे जाके और क्लिक कर देता हूँ फ्री के टैब पर। ये पेड भी है, आप परचेज़ भी कर सकते हैं अगर परचेज़ करना चाहें। तो मैंने फ्री वाले आइकन्स में से जाके एग्जांपल, क्योंकि आप लोगों को देनी है, मैंने समझाना है, बताना है। तो यहाँ पे अभी हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव कोडिंग नहीं कर रहे, लेकिन जैसे आगे चल के हम फ्यूचर में ये कोडिंग करेंगे तो बेस कॉन्सेप्ट जो है ना, हमें कहाँ से आ रहा है इस आइकन का, जो उन्होंने यूज़ भी किया हुआ है अपनी वेबसाइट पर, यहाँ पे यूज़ भी हुआ है, ये उन्होंने यूज़ किया। तो वो आइकन हमने यूज़र की आसानी के लिए उसको जस्ट उसने स्वैप करना है, और हमने UI UX यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हम वेबसाइट बना रहे होते हैं, जितने भी हम एफर्ट पुट कर रहे होते हैं, उसका मेन मकसद ये होता है उस सारे चीज़ को बिल्ड करने का, बनाने का, कि यार हम कस्टमर के लिए आसानी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और कस्टमर के लिए आसानी कैसे हो रही है? कस्टमर के लिए आसानी हो रही है कि जब वो एक फ़ोन उसने ग्रिप किया हुआ स्मार्टफोन और स्क्रॉल कर रहा है, तो उसका जो थंब है, लेफ्ट राइट साइड का जो थंब है, उसको क्लिक करना ईजी है उसके लिए। तो ये वही क्लिक हो रहा है बेसिकली, तो उसके लिए क्लिक करना आसान है। UI UX पर्सपेक्टिव से ये चीज़ आसान हो गई है, उसके लिए ईजी हो गया है नेविगेट करना। मकसद क्या है इसको बनाने का? क्या मकसद है? नेविगेशन। पूरे हमारा जो ये बनाया है हमने, कल नेविगेशन क्रिएट किया है हमने। यहाँ पे जो जितने भी लिंक्स आ रहे हैं, होम, अबाउट, मेन्यू, ब्लॉग, शॉप, कॉन्टेक्ट, इन तमाम स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का मकसद ये है कि हमने यूज़र को आसानी दी है कि अगर उसने अबाउट के पेज पे जाना है तो वो अबाउट के पेज पे क्लिक करेगा तो वहाँ एडिट कर देगा। एंकर टैग यूज़ किया हमने। मेन्यू के बटन पे जाना क्लिक करेगा तो वो मेन्यू के पेज पे चला जाएगा।
ब्लॉग के पेज पे जाना है। ब्लॉग का मतलब होता है आर्टिकल्स, जहाँ पे किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही है, कोई नया लेटेस्ट फीचर डिस्कस हो रहा है, कोई एग्जिस्टिंग फीचर के अंदर उन्होंने अपग्रेड किया है अपने सिस्टम को, अपने लेआउट को, अपने रोज़ाना की भी जो भी उनकी चीज़ें चल रही हैं, कैंपेन्स रन की हुई हैं उन्होंने ब्लॉग रिलेटेड, जो आर्टिकल्स होते हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ब्लॉग का पूरा पेज होता है, जैसे हम ये लैंडिंग पेज रेडी कर रहे हैं, इसी तरह से ब्लॉग का एक लैंडिंग पेज होता है जहाँ पे कार्ड्स बना के, जैसे मैंने कार्ड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया था कल जब मैं डिज़ाइन डिस्कस कर रहा था, तो ये कार्ड कंपोनेंट है हमारा, दिस इज कार्ड कंपोनेंट। सो दीज आर द कार्ड कंपोनेंट एज वेल। दिस इज कार्ड, इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज का टैग, टाइटल टैग, पैराग्राफ का टैग। तो ये पूरा क्या हो गया, ये कार्ड कंपोनेंट हो गया आपका। तो ये क्या है, हमारे कार्ड बने हुए ब्लॉग पेज के ऊपर, वो कार्ड डिस्प्ले हो गए, जैसे हम होम पेज भी इसमें लैंडिंग पेज भी बनाएंगे। इसी तरह से शॉप का पेज हो गया, इसी तरह से कॉन्टैक्ट का पेज हो गया। तो नेविगेशनल लिंक्स कन्वर्ट हो गए हैं ऑन फोन विद क्लिकिंग ऑन दिस हैमबर्गर आइकन, बार्स आइकन, हैमबर्गर आइकन, टॉगल आइकन, टॉगल भी बोलते हैं इसको, टॉगल आइकन, टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ मैं सारी, जिससे आप जब इस काम को यूज़ टू होंगे तो आपने डेली बेसिस पे यही चीज़ें देख रहे होंगे। इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, उसको रिस्पॉन्सिव व्यू में गए, चेक किया, ओके हो गया, डन हो गया, क्लाइंट को बता दिया एंड देन ओके। तो ये यूज़ टू डेली रूटीन की जो बहुत बेसिक लेवल की नॉलेज है होनी चाहिए। तो ये आगे जी कॉन्सेप्ट हमारा। अब हम क्या करते हैं जी, ये है अच्छा, मेरी रिक्वायरमेंट ये भी है कि मैंने कल एक बैकग्राउंड कलर तो लगा दिया, दो चीज़ें मैंने आप लोगों को कल बताई, तीन चीज़ें बताई मैंने आपको, एक पैडिंग के बारे में बताया, मार्जिन के बारे में बताया, और बैकग्राउंड कलर जो मैंने ऐड ऑन किया, तो मैंने कलर लगाया तो वो एक हमारी जो पिक्चर है वो थोड़ी सी उसके मुताबिक डिज़ाइन के एग्जैक्ट तो नहीं हुई, लेकिन कुछ चीज़ें हमें समझ भी आ रही हैं साथ साथ के अच्छा यार ये जो बन रहा है ना स्ट्रक्चर विद द HTML कोड, HTML टैग्स, जो स्ट्रक्चर मैं लेआउट रेडी कर रहा हूँ इस एज पर द डिज़ाइन, वो चीज़ बनती क्या जा रही है, वो किस तरफ जा रही हैं, हम किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को डिव के कॉन्सेप्ट का बताया था। डिव के कॉन्सेप्ट में क्यों बार बार ऐसे डिव का जो ये वाला स्पेसिफिकली जो मैंने हेडर के बाद क्विकली एक डिव ऐड की है और उसके ऊपर मैंने कंटेनर यूज़ कर दिया। एज अ रेफरेंस हम चलते हैं जी कंटेनर्स में। लिंक मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में आप लोगों के साथ कंटेनर्स। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, कंटेनर का जो कॉन्सेप्ट है ना, कंटेनर का कॉन्सेप्ट हमें क्या करता है, यहाँ पे हमारे HTML के अंदर, जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया, वो कंटेन कर रहा होता है, हमारे कंटेंट को कंटेन कर रहा होता है। हमने कोई इमेज का टैग रखना है उसके अंदर, हमने अपना लेआउट रेडी करना है, हमने टाइटल का टैग रखना है, हमने कोई डिस्क्रिप्शन का टैग, इसमें पैराग्राफ ऐड करना है, बटन बनाना है, कुछ हमने कोई इमेज इस तरह से कोई फॉर्म क्रिएट करना है, हमने कोई समथिंग और भी कुछ बहुत सारी, जैसे ये पूरा एक इमेज वाउचर का सेक्शन क्रिएट करना है हमने, ठीक है ना, 1 and on एंड पूरा एक और कार्ड आ गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारा जो एक मेन का टैग है, उसके बाद हेडर का टैग है और उसके बाद कंटेनर का टैग है। अब मैंने कंटेनर यहाँ पे स्पेसिफिकली क्यों यूज़ किया है, इस डिज़ाइन को देख के मैं जो आप लोगों को आंसर कर रहा हूँ वो ये कि उसने डिज़ाइनर ने ख़ास विड्थ के अंदर काम किया हुआ है, ख़ास विड्थ के अंदर, स्पेसिफिक विड्थ के अंदर। स्पेसिफिक विड्थ का मतलब ये है कि अगर मैं कोला नेक्स्ट की वेबसाइट ओपन करता हूँ और मैं उसको ओपन करके कंट्रोल माइनस करता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम आप देख रहे हो सारे का सारा जितना भी कंटेंट है, जिसमें इमेजेस भी हैं, जिसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, जिसमें टाइटल भी आ रहा है और बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, फुटर भी है, उसके एक ख़ास किस्म की विड्थ के अंदर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। टॉप मतलब ये हेडर से ले, ये लोगो भी एक स्पेसिफिक प्लेस से लेके, और ये फिर सर्च बार, यहाँ पे लिंक्स, एंड देन यहाँ पे अलाइनमेंट, एंड देन बॉटम, ये मैंने जूम आउट किया है, एंड देन टू बॉटम। तो ये क्या एक ख़ास किस्म की विड्थ के अंदर है। अगर मैं इसको कंट्रोल 0 करता हूँ वापस, यहाँ से एक ख़ास किस्म की विड्थ आप लोगों को नज़र आ रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड भी एक गैप है, दिस इज अ गैप, एंड द राइट साइड देयर इज़ अ गैप। इसी तरह से टॉप में ये सब का सब जितना भी एक स्ट्रक्चर है
ये आपके एक ख़ास किस्म की विड्थ के अंदर आ रहा है, विड्थ के अंदर कंटेन हुआ है, कंटेनर, इसी से कंटेनर का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मेरे डिज़ाइन में, अब मैं अपने डिज़ाइन के ऊपर ओपन कर लेता हूँ, मेरे डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइनर ने जितना भी काम किया हुआ है, इस तरह से आप लोगों को भी डिज़ाइन से साइन हुए हैं, आप लोग ओपन करके देखेंगे, आप लोगों को आइडिया होगा कि ये जितना भी काम हुआ हुआ है ये सारे का सारे ख़ास विड्थ के अंदर है। इसके अंदर होता है जी इसको बोलते हैं हम गाइडलाइन। फोटोशॉप के अंदर होता है गाइडलाइन। गाइडलाइन ओपन करने के लिए कंट्रोल R प्रेस किया मैंने कीबोर्ड से, तो गाइडलाइन ओपन हो गया। ठीक है, गाइडलाइन क्या करेगा, मुझे इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझाने में हेल्प आउट करेगा कि ये जितना भी कॉन्सेप्ट है, ये देखें कंटेंट जितना भी ना वो ख़ास किस्म की विड्थ के अंदर आ रहा है। मैंने टॉप में वो गाइडलाइन लगा दी है, वो इसी के अंदर ही आ रहा है, जितना भी कंटेंट है ना, इससे बाहर नहीं जा रहा बल्कि इसके अंदर अंदर ही है जितना भी। फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम, ये देखें यहाँ से भी वो पैराग्राफ उसने बिल्कुल अलाइन किया हुआ है, लोगो भी अलाइन है, यहाँ नीचे लिंक भी अलाइन है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। और ये हो गया जी लेफ्ट साइड हमारा। और इसी तरीके से अगर मैं राइट साइड पे आता हूँ, ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, मैंने जैसे इसको ये मैग्नेट की तरह, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया स्लाइस टूल मैग्नेट की तरह मूव कर। फोटोशॉप इज़ हाईली रिकमेंडेड। तो फोटोशॉप मैं इसलिए स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रहा होता हूँ क्योंकि फोटोशॉप आप लोगों को, अगर आप एक ई-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो फोटोशॉप आप लोगों को बिल्कुल ऐसे पानी की तरह आना चाहिए। आप लोगों को क्लाइंट की तरफ से 20,000 प्रोडक्ट्स के इमेजेस मिल सकते हैं कि फ़ोटोशॉप में उसको रीसाइज कर दो। पिक्चर क्वालिटी ख़राब नहीं करता फोटोशॉप, बहुत अच्छी चीज़ है। फोटोशॉप आपकी पिक्चर क्वालिटी ख़राब नहीं करता। AI टूल्स मार्केट में भरे पड़े हैं इस टाइम, हर अगले दिन नया AI टूल लॉन्च हो रहा है। जिस तरह से कोडिंग के लिए नया AI टूल लॉन्च हो रहा है, इसी तरह से डिज़ाइनिंग के लिए भी नए से नया AI, हर फील्ड में आ रहे हैं AI टूल। तो वो क्या करते हैं, हमारी पिक्चर क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। लेकिन फोटोशॉप चूँकि स्पेसिफिकली बनाई इमेजेस की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, इमेजेस की क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी को हाई क्लास रखने के लिए विद द मिनिमल, उसकी जो उसका साइज़ मिनिमल करेगा लेकिन क्वालिटी ख़राब नहीं करने देगा। साइज़ मिनिमल करेगा, जैसे हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस में हमने ये काम सीखा भी, जब हमने इमेज को लोगों की रीसाइज़ किया। हम आगे भी इमेजेस को बार बार रीसाइज़ करेंगे तो हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज़ की। तो ये विड्थ के अंदर आ गया, ख़ास विड्थ के अंदर। कंटेनर की बात कर रहा हूँ मैं, एक ख़ास किस्म की विड्थ के अंदर है, वो मैग्नेट की तरह वो कनेक्ट हो गया उसके साथ, लोगो टॉप टू बॉटम, अगेन विड्थ ख़ास किस्म की है। जितना भी डिज़ाइन है, इसका ये मतलब हुआ कि मैंने एज अ डेवलपर जब मैंने कोडिंग करनी है, तो मैंने इस वाली डिव को, जो हेडर के अंदर जो वेरी नेक्स्ट डिव आ रही है, जिसको मैंने कंटेनर का HTML का कमेंट भी किया है, HTML का कमेंट अपनी आसानी के लिए, कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए कंटेनर का मैंने यूज़ किया है, वर्ड यूज़ किया है। और उसके ऊपर मैंने क्लास भी उसी नेमिंग कन्वेंशन को मद्देनज़र रखते हुए कंटेनर की क्लास भी लगा दी है। तो कंटेनर की क्लास भी लगा दी और मैंने कंटेनर का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को दे दिया कि वो कंटेन कर रहा है हमारे सारे कंटेंट को। इसके अंदर क्या कंटेंट है हमारे पास, नेविगेशन लिंक्स हैं और लोगो है, 2 कंटेंट, ठीक, और 2 एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। और ज़्यादा मैं टेक्निकल टर्म में बात करूँ, कंपोनेंट भी हैं। नेविगेशन लिंक्स बेसिकली क्या है, दिस इज कॉल्ड एज अ कंपोनेंट। जब आप रिएक्ट में काम करेंगे, जब आप इसको आगे मैच्योर करेंगे इस वेबसाइट को, या एलिमेंटर के अंदर आप काम कर रहे हैं, शॉपिफाई के अंदर काम कर रहे हैं, हबस्पॉट के अंदर काम कर रहे हैं, वेबफ्लो के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये एज अ कंपोनेंट के तौर पे डील हो रहा है, एज अ कंपोनेंट के तौर पे। तो यहाँ पे ये जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ये कंटेन कर रहा है एक लोगो का कंपोनेंट है हमारा, HTML का टैग है, एंकर टैग है, और उसके अंदर इमेज का टैग है, लोगो की डिव है, और एक नेविगेशन का कंपोनेंट है, उसका डिव है, ULLI का स्ट्रक्चर है और एंकर टैग है। तो ये सारे का सारा हमारा जो स्ट्रक्चर लेआउट है कंटेन हो रहा है विद इन द कंटेनर डिव कंटेनर, और उसको वो कंटेन कर रहा है उसी नेमिंग कन्वेंशन को, उसी नाम के हवाले से हमें समझ भी आ रही है कि अच्छा यार ये वाला जो कंटेनर है हमारे इस वाले स्ट्रक्चर को कैरी कर रहा है, लीड कर रहा है। बॉक्स हैं बेसिकली, हम जितना भी काम कर रहे होते हैं कोडिंग एंड पे, तो उसके लिए हम एक स्पेस क्रिएट करते हैं। ब्लैंक स्पेस था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, पेज बिल्कुल खाली था स्टार्टिंग में, जब आप लोगों को याद होगा बिल्कुल क्लीन चिट थी। इसको मैंने ऐसा ऐसा जब मैच्योर किया, लिखा मैंने, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेस को कंज्यूम कर रहा हूँ विद इन द कोड में, ऐसे कंज्यूम कर रहा हूँ। और फ्रंट एंड पे मुझे जो नज़र आ रहा है पेज बनता वो इस तरीके से ब्राउजर के अंदर नज़र आ रहा है, कोडिंग नज़र नहीं आ रही, इसमें कोडिंग है कोई। तो मेरे जो ये टैग्स है ना, बेसिकली ये जो डिव का टैग है, UL का टैग है, इन चीज़ों को ब्राउज़र में एज इट इज़ कंटेन करते हुए डिस्प्ले करने में हेल्प कर रहे हैं। अब मैंने ये रेडी कर दिया नेविगेशन, इसमें मैंने क्लास लगा दी। क्लासेस और आईडीज़ का मैंने कल कॉन्सेप्ट दिया था, आईडी का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिया था, आज मैं रिपीट कर देता हूँ उसको,
क्लासेस हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टाइलिंग पर्पस। जैसे मैंने कल उसके अंदर जाके बैकग्राउंड कलर दिया और मैं आज एक और कलर ऐड करने लगा हूँ, तो क्लासेस हमें हेल्प आउट कर रहा होता है हमें स्टाइलिंग पर्पस के लिए। अब कंटेनर की बात कर रहा हूँ मैंने कंटेनर लगा भी दिया है, कंटेनर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फोटोशॉप में जाके जैसे कि मुझे नज़र भी आ रहा है, एक स्टैंडर्ड विड्थ डिफाइन कर देता हूँ। कल मैंने विड्थ डिफाइन नहीं की थी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, विड्थ डिफाइन करता हूँ स्टाइल शीट में जाके। और वो मैंने जैसे आप लोगों को स्टैरिक का बताया, पैडिंग मार्जिन का बताया, बॉडी टैग उसका हमने जो उसको टारगेट किया बैकग्राउंड कलर के लिए, तो यहीं पे मैं एक अदद जेनेरिक क्लास जो मैं क्लास लगा चुका हूँ, जैसे मैंने कल भी बताया था स्टाइलिंग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसी चीज़ को मैं डिफाइन करने लगा हूँ डॉट के साथ। क्लास हम यूज़ करते हैं डॉट के साइन के साथ, और इसी तरह से आईडी होती है वो हैश के साथ हम यूज़ करते हैं। आईडी में हम स्टाइलिंग नहीं कर रहे होते, आईडी में हमारा मकसद नहीं होता कि हमने स्टाइलिंग करनी है। आईडी लगाने का मकसद ही ये होता है हमारा प्रोग्रामिंग एंड पे, पहली प्रेफरेंस हमारी ये होती है कि हमने उसको प्रोग्रामिंग कोई ना कोई लॉजिक लिखनी है, कोई जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हमने उसका बिहेवियर चेंज करना है उस एलिमेंट का। कोई हमने जैसे बिहेवियर क्या चेंज हुआ कि नेविगेशन लिंक्स थे और फ़ोन पे जाके वो हैमबर्गर के आइकन के ज़रिए और वो क्लिक के ऊपर ओपन हो रहा है वो कंपोनेंट एंड डिस्प्ले हो रहा है, हाइड हो रहा है, तो ये सारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हो रहा है। इट्स वेरी ऑब्वियस, और वो अभी मैंने नहीं लिखना बताया आपको, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया है क्लास और आईडी का। तो मैंने क्या करना है जी, इसी वाले कंटेनर को जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है विद इन द HTML क्लास के एट्रीब्यूट के अंदर, कंटेनर का जो इंग्लिश का मैंने वर्ड यूज़ किया है, इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आते हैं हम CSS के अंदर, और यहाँ पे जाके मैंने इसे कर देना है डॉट के साइन के साथ स्टार्ट किया मैंने कंटेनर को विदाउट ए स्पेस, डॉट और साथ ही कंटेनर, ठीक, डॉट मैंने लिखा। ये मैंने क्या किया, जो मैंने HTML के अंदर क्लास लिखी थी कंटेनर की, उसको मैंने CSS के अंदर डॉट कंटेनर से, इसका जो सिंटैक्स है HTML के सिंटैक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल वो नहीं है कि हम टैग से प्ले अराउंड कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे हम उस सेलेक्टर को, उस एलिमेंट को मैंने टारगेट किया। किस चीज़ को टारगेट किया, जैसे मैंने कल स्टैरिक से बताया था आप लोगों को, मैंने जितने भी पेज के अंदर आने वाले एलिमेंट्स हैं सबको टारगेट कर दिया था, उनकी स्पेसिंग रिमूव की थी पैडिंग और मार्जिन के ज़रिए। बॉडी के मैंने एलिमेंट को, बॉडी के टैग को, बॉडी के एलिमेंट को मैंने टारगेट किया बॉडी लिख के, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, बेसिक प्रॉपर्टी मैंने दे दी उसी के अंदर। इसी तरह से आज मैं थर्ड लेवल पे जा रहा हूँ, मैं कंटेनर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ और मैं टारगेट कर रहा हूँ। अब सेलेक्टर मैंने लिख दिया, सेलेक्टर द फर्स्ट, एंड अब मैं प्रॉपर्टी ऐड करने लगा हूँ इसके अंदर, पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंड, इसी ब्रैकेट्स के अंदर काम करना है। जिस सेलेक्टर को आप टारगेट कर रहे हैं उन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर आपने काम करना है। सेमी कॉलन और बनी बनाई ऑलरेडी बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपने यूज़ करनी है। कल हमने 3 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, आज हम चौथी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम है विड्थ। और विड्थ कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं एग्जैक्टली देखना चाह रहा हूँ कि डिज़ाइनर ने इस वाले डिज़ाइन को बनाने के लिए कितनी विड्थ रखी है, तो मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ जाके स्लाइस टूल यूज़ कर लेता हूँ इसकी विड्थ देखने के लिए, और मैं एक अदर स्लाइस लगाता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक। और जैसा कि मैं गाइडलाइंस लगा चुका हूँ तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा मैग्नेट। तो ये विड्थ कितनी है जी, 1319। मैंने जब आप लोगों को पहले व्यू मेटा टैग पोर्ट व्यू मेटा जो टैग हमने पढ़ा था उसके बारे में बताया था, तो मैंने ये चीज़ें बताई थी आप लोगों को कि हमारे सिस्टम में डिस्प्ले में जाके डिस्प्ले और यहाँ पे जाके ये आ गया, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड स्क्रीन्स है ना, जब आप डिवाइस परचेज़ कर रहे हो, डेस्कटॉप सिस्टम परचेज़ कर रहे हो, लैपटॉप परचेज़ कर रहे हो, तो उसमें जो स्टैंडर्ड विड्थ है स्क्रीन की 720 का जो एक हमारा आस्पेक्ट रेशो होता है, तो वो कितनी होगी 1366 पिक्सल। और अगर आपने उसमें ये जो हमारा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है सिस्टम में, तो वो स्क्रीन की आपका जो रेजोल्यूशन है वो 1920 पे चला जाता है। अगर आपके पास मैकबुक प्रो है तो वो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो हाई डेफिनेशन स्क्रीन होती है वो 2660 पिक्सल 2560 पिक्सल विड्थ होती है उसकी, पिक्सल की। जैसे कल मैंने आपको बताया था फोटोशॉप में काम करते हुए, ये बेसिकली क्या है, पिक्सल्स की टोटल विड्थ है। जितनी भी हम स्क्रीन देख रहे हैं राइट नाउ, लेफ्ट साइड पे ग्रे स्क्रीन हमें कलर नज़र आ रहा है, राइट साइड पे वाइट कलर नज़र आ रहा है, तो ये एक एक जो इमेज आपको ये सारा बना हुआ नज़र आ रहा है, हर चीज़ का एक ना डॉट है, डॉट के ज़रिए, पिक्सल के ज़रिए ये सारा काम हो रहा है, पिक्सल के ज़रिए। ये डिज़ाइन के अंदर हम इस चीज़ को कल मैंने ओपन करके भी आप लोगों को दिखाया था।
इसको हम जूम करते हैं तो ये देखें ये आ गया पिक्सल। जैसे ही मैंने इन किया ना तो वो 1 बाय 1 सारे पिक्सल हैं, ये जितना भी हमें डिज़ाइन बना हुआ नज़र आ रहा है तो ये पिक्सल है। तो ये जैसे ये डिज़ाइन है, इसी तरह से जो भी हम देख रहे हैं राइट नाउ स्क्रीन के ऊपर, एवरी जो भी चीज़ हमें यहाँ पे बनी हुई नज़र आ रही है वो क्या है, जितने पिक्सल हैं वो। तो ये 1366 इज़ द स्टैंडर्ड पिक्सल्स। और इसके अलावा 1920 हम क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास इस चीज़ को हमने मेक श्योर करना होता है कि हमारी वेबसाइट 1920 पे कैसे नज़र आएगी। कम यूज़र हैं लेकिन हमने अपनी वेबसाइट को कंपेटेबल बनाना होता है, क्योंकि हमने व्यू पोर्ट मेटा टैग यूज़ किया है और हमने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी करना है रन टाइम पे। हमने डेवलपर की जो हमारा एक डेली रूटीन टास्क है हमने उसको मैकबुक प्रो के लिए भी कंपैटिबल करना है, हमने आईपैड के लिए भी कंपैटिबल करना है। तो इन चीज़ों का हमें आइडिया होना चाहिए। मीडिया क्यूरीज लिखना भी सीखेंगे हम आगे CSS में, लेकिन अभी के लिए बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं कि 1366 पिक्सल को टारगेट कर रहे हैं हम। और वो डिज़ाइनर ने, जैसे मैंने डबल क्लिक किया मुझे पता चला 1319, यानी कि मैं एक स्टैंडर्ड जो विड्थ है जो हम लगा रहे होते हैं वो कितनी लगा रहे होते हैं जी, विड्थ हमारी होती है 100%, 100%, और मैक्स विड्थ होती है हमारी मैक्स विड्थ 1 2 3 चौथी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हो गया जी 1320 पिक्सल। यानी कि जितनी भी वेबसाइट्स आप देखोगे ना, लैंडिंग पेजेस जो बने हुए होते हैं उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है कि विड्थ जो होती है वो 100% पे एक्सपेंड कर रही है और मैक्स विड्थ जो है वो 1320 पे एक्सपेंड कर रही है। मैंने ये अभी आप लोगों के सामने ओपन भी किया हुआ है, दिस इज़ द रेफरेंस। वो यही बात कर रहा है कि 1320 इज़ अ मैक्स विड्थ। और इसी तरह से अगर पुराना जो मॉनिटर्स होते थे उस पर 1200 विड्थ होती थी तो उसके लिए लेफ़्ट से और राइट से कितना 30 पिक्सल का मार्जिन आ जाएगा, स्पेस आ जाएगी, ठीक है। तो वो माइनस करके डिलीट करके 1140। इसी तरह से और उससे छोटा मॉनिटर, अगर ये US में एक बंदा बिजनेस कर रहा है, डॉक्टर है, और वो यहाँ पे पाकिस्तान में रिसोर्सेज हायर करते हैं तो उनके लिए ना एक स्पेसिफिक स्क्रीन्स होती हैं जो डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए यहाँ पे रिसोर्सेज के पास रखी हुई होती हैं। वो अपनी स्क्रीन्स पे वो देख रहे होते हैं, सारा डाटा चल रहा होता है पेशेंट्स का, जो जैसे उनके सामने आके डॉक्टर के सामने पेशेंट आके बैठेगा तो यहाँ पे सारा उसका डाटा ओपन हो जाएगा। पाकिस्तान में जो लाहौर में रिसोर्स बैठा हो तो वो सारे का सारा जो डाटा है ना वो उसको डिस्प्ले पे जितनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ना उसकी टोटल विड्थ होगी 1992 पिक्सल। तो और उसकी जो उसका जो वो इंटरफेस देख रहा होगा उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की जो भी सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहे हैं कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए उसकी विड्थ होगी 960 पिक्सल। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से हमें बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इन्होंने एक टेबल बना के हमें पूरा दिया हुआ है, हम इसको समझ सकते हैं। अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहें तो हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने आगे चल के फ्यूचर में ये यूज़ करना ही करना है। अभी हम कस्टम कोडिंग कर रहे हैं तो इन चीज़ों को खुद लिख रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं। उसी चीज़ को मैंने लिखा है कोड वाइज, मैंने क्या लिख दिया, मैंने विड्थ 100% कर दी और मैक्स विड्थ, यानी कि अगर वो अपने आप को एक्सपेंड करे कंटेंट वाइज, वो एक्सपेंड करे तो वो 1320 पिक्सल से ज़्यादा ना जाए, उस पर जाके वो अपने आप को लॉक करता है। ये करने के बाद एक और वैल्यू जो मैंने ऐड करनी है, क्योंकि मैंने जितना भी डिज़ाइन अभी तक देखा है ना, जितना भी ऊपर से लेकर नीचे तक, वो सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन मतलब जैसे मैंने कोलन एक्स की वेबसाइट को कंट्रोल माइनस किया तो ये आप लोग देख रहे हो जितना भी ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन नज़र आ रहा है, लोगो नेविगेशनल लिंक सेंटर में है, लेफ्ट साइड पे नहीं जा रहे, राइट साइड पे नहीं जा रहे, बल्कि सेंटर अलाइन ही। इसी तरह से ये सब कुछ सेंट्रल अलाइन है। तो उस चीज़ को मैंने कोड में, फुटर में भी देख रहे हैं आप, उस चीज़ को मैंने अगर CSS कोड के अंदर, और मैंने डिज़ाइन में भी रिक्वायरमेंट भी यही है, ठीक है ना, टॉप से बॉटम तक जितना कंटेनर का जो मेरा कंटेंट है उसकी जो विड्थ है, मैक्स विड्थ देने के बाद जितना भी उसका स्ट्रक्चर लेआउट है वो मैंने सेंटर अलाइन रखना है, सेंटर में दिखाना है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा, जैसे मैंने कल मार्जिन के बारे में आपको बताया, क्लॉकवाइज चल रहा होता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसी मार्जिन को लिखूँगा दोबारा। और इसको लिखने का दूसरा तरीका, फर्स्ट मैंने आप लोगों को जो पहला तरीका बताया था, सिंपल वे बताया था, 000 वैल्यू सारी बताई थी। यहाँ पे मैं स्लाइटली डिफरेंट काम करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, हम x एक्सेस और y एक्सेस को अलग अलग टारगेट कर सकते हैं बाय राइटिंग 2 वैल्यूज़ इंस्टेड ऑफ 4 वैल्यूज़। 4 दफ़ा अलग अलग हिंसे लिखने की बजाय हम 2 दफ़ा वैल्यू लिख के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ब्राउज़र को बता सकते हैं। ये सारे का सारा काम हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि उसने हमारे लेआउट को बनाना कैसे, मेंटेन कैसे करना है, पोजीशन में कैसे रखना है उसको एक ख़ास किस्म की। तो फर्स्ट वैल्यू को मैं कर देता हूँ 0 एंड द सेकेंड वैल्यू इज़ ऑटो। तो फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है y एक्सिस को
टॉप टू बॉटम। अब इस केस में कल मैंने क्या बताया था आप लोगों को, क्लॉकवाइज टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, क्लॉकवाइज चल रही होती है, 12 बजते हैं, 3 बजते हैं, 6 बजते हैं, 9 बजते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें ये हो गया कि क्योंकि मैंने 2 वैल्यूज लिखी, इसने टारगेट कर दिया टॉप बॉटम को, यानी कि वाई एक्सिस को, और जो ऑटो है वो क्या कर दिया उसने, लेफ्ट और राइट को। ऑटो, ऑटो का मतलब है कि वो सेंटर अलाइन रखेगा। जैसे पेज हमें यहाँ पे ये नेक्स्ट को लगा पेज, ठीक, वो क्या करेगा, मेरा जितना भी कंटेंट है ना, और मेरी रिक्वायरमेंट ये कहाँ से आई है, डिज़ाइन से आई है, जितना भी कंटेंट है मेरा सारे का सारा सेंटर ऑफ द स्क्रीन नज़र आ रहा है मुझे। जितना भी स्क्रीन है ये मुझे सबकी सब सेंटर में नज़र आ रहा है। इसी चीज़ को मैं कोड वाइज हैंडल कर रहा हूँ और CSS वाइज में हैंडल कर रहा हूँ विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेनर, डिव, टैग, क्लास के ज़रिए, एट्रीब्यूट के ज़रिए मैं इस चीज़ को टारगेट कर रहा हूँ राइट नाउ कि मेरा जितना भी लेआउट है वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन रहे। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको नाम दे सकता हूँ, जैसे मैंने HTML के अंदर कमेंट किया तो मैं अपनी आसानी के लिए CSS के अंदर भी कमेंट कर सकता हूँ, और दिस CSS इज़ कॉल्ड एज जेनेरिक CSS। जेनेरिक CSS मतलब स्टैंडर्ड CSS, जहाँ जहाँ मुझे अपने पेज के अंदर मैंने एक ऐसी CSS लिखनी है जो मुझे मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल करनी है। अब जो मैंने एक कंटेनर लगाया है ना, कंटेनर जिसमें विड्थ 100% है और मैक्स विड्थ 1320 है और उसका मार्जिन 0 ऑटो है, वो मुझे एक जगह पे नहीं चाहिए, बल्कि अगर मैं अपने डिज़ाइन को देखूँ तो मुझे यहाँ पे भी वो रिक्वायर है विद इन द हेडर टैग, within the intro section, this is also the requirement, within the black coffee order now, this section, within this section, similarly on this voucher section, customer review section, उनकी जो टाइमिंग उन्होंने डिस्प्ले की हुई है इधर भी वही रिक्वायरमेंट है, ख़ास किस्म की विड्थ के अंदर ही मैंने कंटेन करना है। तो ये बार बार मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ा है। अब क्लासेस बनाने का बेनिफिट क्या हो रहा है आपको, क्लासेस बनाने का बेनिफिट ये हो रहा है, मेरे केस में जेनेरिक क्लास का मैंने नाम दे दिया, उसको जेनेरिक क्लासेस CSS का मैंने नाम दे दिया है, ब्लॉक का जेनेरिक CSS ब्लॉक का मैंने नाम दे दिया है। तो वो जेनेरिक CSS ब्लॉक का मतलब ये है कि ऐसे स्टाइल्स, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा लेआउट, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो मुझे मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल करनी है, 12 मरतबा इस्तेमाल करनी है, तो मैं उसे जेनेरिक CSS ब्लॉक में रख सकता हूँ। इससे मुझे अपनी आसानी के लिए, अभी के लिए मुझे अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए, चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए मुझे आइडिया हो रहा है कि अच्छा यार ये वाला जो काम मैं कर रहा हूँ ना, दिस इज़ अ जेनेरिक CSS ब्लॉक, और ये बहुत सारी मल्टीपल जगहों पर रिपीटेडली इस्तेमाल करना है मैंने, तो ये मैंने अलग से उसको कैप्शनाइज कर दिया। CSS में हम कमेंट, CSS कमेंट हम ऐसे कर रहे हैं, जैसे हमने HTML के अंदर हमने कमेंट किए लेस देन का साइन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, डबल डैशेस, हाइफन एंड देन कंटेनर लिखा और फिर डबल डैशेस और ग्रेटर देन का साइन। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम टैग लिखते हुए लेस देन का साइन और ग्रेटर देन के साइन के साथ प्ले अराउंड कर रहे होते हैं, तो इसी तरह से हमने HTML कमेंट के अंदर भी किया। लेकिन जब हम CSS में स्विच करते हैं तो CSS में लिखने का तरीका, CSS कमेंट करने का क्या तरीका है कि फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक का साइन, स्टैरिक वही वाला ही है जो हमने कल भी डिस्कस किया था, मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। इसमें जब आपका लैपटॉप होता है इसके अंदर जो मल्टीप्लाई का साइन होता है वो स्टैरिक के ज़रिए रिप्रेजेंट हो रहा होता है, स्टैरिक के ज़रिए। वो ये कीपैड जो है आपका नम लॉक वाला जो कीपैड है उसमें भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे और मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए इसको लिख दिया जी स्टार्ट, कॉपी, एंड कर दिया। अच्छा जी, ये अब मुझे ये पता चल गया, अच्छा ये वाला जो मेरा ब्लॉक है ना, ये सारा जेनेरिक CSS। अब जेनेरिक CSS में और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, कैसे आएंगी, क्या क्या चीज़ें आएंगी, मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने कंटेनर का कॉन्सेप्ट दिया आपको। अब मैं अगर फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव ऑन करता हूँ पेज के अंदर, तो मुझे टाइटल्स मल्टीपल जगहों पे नज़र आ रहे हैं और वो खास फॉन्ट स्टाइल के अंदर नज़र आ रहे हैं। कॉफ़ी टाइम टाइटल की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ अ मेन टाइटल, ठीक है, मेन टाइटल से कॉफ़ी टाइम, ब्लैक कॉफ़ीज़, अगेन द हॉट कॉफ़ीज़, वाइट कॉफ़ीज़ एंड वाउचर्स एंड कस्टमर रिव्यूज़। इसी तरह से ये भी टाइटल, ठीक है ना, जॉन पीटर और एलेना थॉमस एंड वी आर ओपन, ये दिस टाइटल जो ख़ास किस्म की एक स्टाइलिंग के अंदर मुझे नज़र आ रहा है, और ये भी एक टाइटल एंड देन इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टेक्ट अस, ठीक। तो ये सब के सब क्या है, एक जितना भी मेरा पैटर्न है एक जेनेरिक CSS के अंदर आ जाएगा। जेनेरिक CSS का मैं ब्लॉक बना रहा हूँ और इसके लिए ऑब्वियसली सी बात है मैं जो यूज़ करूँगा टैग्स इन चीज़ों को टारगेट करने के लिए, मेरे केस में वो H1, H2, H3, H4, H5, H6, एक लाइन में ही मैंने सब लिख दिया। ग्रुप कर दिया।
हाँ ग्रुपिंग कह लें, बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रुप कर दिया मैंने इसको, कॉमा सेपरेटर के साथ मैंने सबको टारगेट कर दिया। अच्छा इसमें ये क्योंकि मैं जेनेरिक CSS का ब्लॉक लिख रहा हूँ तो मैंने फ्रॉम जो मैंने टॉप टू बॉटम रिव्यू किया तो मुझे पता चला कि अच्छा यार ये जितने भी स्टाइल यूज़ किए हैं डिज़ाइनर ने वो ख़ास किस्म का फ़ॉन्ट का डिस्प्ले के लिए उसने कोई फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ किया। वो मैं सर्च कर लेता हूँ, अभी क्लिक करता हूँ फोटोशॉप के अंदर, देखता हूँ जाके क्या उसने यूज़ किया। तो ऑन आ अंडरस्टैंडिंग लेवल समझाने के लिए उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं जी, हम कैसे कर रहे हैं, हम उसको लिखने के लिए हम कैसे लिख रहे हैं जी, हमने लिखा जी इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे जो भी इसके अगेंस्ट जो मैं प्रॉपर्टी ऐड करूँगा वो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे राइट डाउन कर सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ अकॉर्डिंगली। जेनेरिक CSS का कॉन्सेप्ट, ठीक, दिस इज द जेनेरिक CSS कॉन्सेप्ट। हम सेक्शन टू सेक्शन अलग अलग CSS कमेंट करके भी आगे हम अपना इस स्टाइल शीट को एक्सपेंड करेंगे, मैच्योर करेंगे, लेकिन जेनेरिक CSS के अंदर हम ऐसे भी काम कर सकते हैं। और इन केस अगर मैं इनपुट फील्ड के हवाले से कोई एग्जांपल देना चाहूँ आपको तो वो भी काम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। बटन का टैग है या इनपुट का टैग है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन वो भी स्टाइल हमारे जेनेरिक ब्लॉक के अंदर आ रहे होते हैं। यानी कि जो हमारा पैटर्न, जैसे हमने HTML के अंदर हमने लिखना सीखा, बेस लेआउट हमने क्रिएट करना सीखा, जिसमें हमने मेन का टैग है, हेडर का टैग है, और हेडर के बाद सेक्शन के टैग हैं, और सेक्शन के बाद फुटर का टैग है। तो इसी तरह से स्टाइल शीट में हमारा जो एक कस्टम स्टाइल शीट हम खुद से लिख रहे होते हैं, उसमें इन बुनियादी प्रॉपर्टीज़ के बाद, जो स्पेसिंग की और बॉडी के बुनियादी प्रॉपर्टीज़ के बाद, जो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे हमारा CSS का स्ट्रक्चर रेडी करने में हेल्प आउट कर रहा होता है, वो जेनेरिक CSS का ब्लॉक होता है। ऐसा स्ट्रक्चर जो हमें मल्टीपल टाइम बहुत सारी एलिमेंट के अगेंस्ट सेम ही यूज़ करना है। इस आउटपुट को हम देख लेते हैं जी। हम चलते हैं जी ब्राउज़र में। अब क्योंकि मैंने अब क्या किया है, मैंने जैसे ही मैंने वो ऐड किया ना कंटेनर का, जो मैंने विड्थ ऐड किया, तो उसका क्या हुआ जी, आउटपुट उसका क्या निकला जी। अब जितना भी मेरा स्ट्रक्चर है, जितना भी मैंने ये, क्योंकि मैंने कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, तो वो क्या रहेगा आपका, वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन रहेगा। अगर मैं इसको कंट्रोल माइनस करता हूँ तो आप देखें, अदरवाइज जब तक मैंने ये प्रॉपर्टी नहीं लिखी थी, जब तक कि मैंने प्रॉपर्टी, लेट सपोज मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश के साथ आप कमेंट कर सकते हैं CSS के अंदर, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो वो साइड पे, लेफ्ट साइड पे बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें हमें ये चीज़ भी पता चली, जो मैंने पहले दिन भी बताई थी आपको, रिपीट हो रही है वो, कि जितना भी सारा हमारा लेआउट है ना, जो हम लिख रहे होते हैं HTML के अंदर, वो टॉप लेफ्ट पे लगता चला जाता है। अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो वो टॉप लेफ्ट पे ऑटोमेटिकली लिखता जाएगा। हम कुछ भी बनाते जाएंगे वो ऐसे ही आता जाएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन स्टैकिंग होती जाएगी, और वो यहाँ पे वो लेफ्ट साइड पे जाता है। तो मैं इसे रिवर्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, और ये सेंटर में आ गया। ये ऑटो जो है प्रॉपर्टी वो लेके आई, ये सेंटर करने के लिए, हाँ जी, सेंटर करने के लिए, जो क्योंकि मैंने क्या किया, कल आप लोगों को जो एक चीज़ बताई थी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो हमें CSS में जो मैक्स विड्थ है वो हेल्प आउट कर रही है उसकी विड्थ मेंटेन करने के लिए, और उसको सेंटर अलाइन रखने के लिए कंटेनर को, इसमें स्पेसिफिकली काम आप लोगों ने कंटेनर के लिए अभी करना है, अभी के लिए। वैसे हम बहुत सारी मल्टीपल जगहों पे मार्जिन 0 ऑटो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि मैंने अभी डिज़ाइन, इसीलिए मैंने आप लोगों को साइन भी कर दी है, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा, अच्छा यार ये जो चीज़ मुझे बताई गई है वो इस तरह से डिज़ाइन के अंदर हैंडल करनी है, मैंने ये जो चीज़ मुझे बताई गई वो ऐसे हैंडल करनी है। तो ये साथ साथ कॉम्बिनेशन जब आप लोगों को मिलता चला जाएगा ना, बनता चला जाएगा, आप लोग डिज़ाइन से समझ के आसान होते चला जाएगा काम आप लोग के लिए। तो ये विड्थ मैक्स 1320 स्टैंडर्ड विड्थ है, मैक्सिमम काम ऐसे ही हो रहा है मार्केट में। एक आप पेज बनाते हो 1320, उसकी पिक्सल विड्थ रखते हो, मार्जिन 0 ऑटो करते हो, विड्थ 100% रखते हो, और डन, ठीक है। और वो पेज आप हैंड ओवर कर देते हो क्लाइंट को, उसके वो $10 दे रहा है, उसके $50 दे रहा है, उसके $500 दे रहा है, वो डिपेंड कर रहा है, जो भी आपकी एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक वो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये आप लोगों का जो कोर फीचर है ना बैक एंड पे, वो ये आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अंदर वेरी क्विकली हम चलते हैं जी, एक और स्टेप हम ले लेते हैं, इसी के अंदर हेडर के अंदर ही रहते हुए एक स्टेप और ले लेते हैं, ठीक है। और वो स्टेप क्या है जी हमारा, वो स्टेप ये है जी हमारा कि हमने कलर देना है। कलर किसके ऐड करना है हमने, वो हमने ये जो हमारा एंकर टैग हमने लगाया ना बाय डिफ़ॉल्ट HTML के अंदर, वो पर्पल कलर, ब्लू या पर्पल कलर को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू क्लिक के ऊपर पर्पल कलर हो जाएगा, यानी कि अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, मैं होम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो वंस आई बैक, तो ये कलर उसका पर्पल कलर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो बता देगा आपको यार ये आपने विजिट कर लिया ये पेज बाय डिफ़ॉल्ट। जो आपने LI डिफाइन की थी वो हमारे पास ब्लैक आ रही है, उसका भी फॉन्ट चेंज करना वाइट में,
उसको अच्छा ये डॉट की बात कर रहे हैं? नहीं जो हमें अच्छा आप लोगों का जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन ओके वो वाइट है, उसका जो टेक्स्ट कलर है। ठीक है हाँ वो टेक्स्ट कलर ही अभी चेंज करने लगा हूँ मैं। ठीक है एल आई के केस भी साथ ही बता देता हूँ मैं आपको। ठीक हो गया परफेक्ट, दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। कलर की एक जस्ट जनरल प्रॉपर्टी है और वो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने जेनेरिक CSS का ब्लॉक लिखा है तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं एक हेडर का भी ना, हेडर CSS ऐसे कोई करके ना मैं बना देता हूँ, हेडर CSS स्टार्ट एंड देन इसको मैंने किया कॉपी एंड देन एंड कर दिया मैंने इसको यहाँ पे। और अगर मैं चाहूँ तो क्लास लगा सकता हूँ, ठीक क्लास में लगा सकता हूँ, जैसे मैंने क्लास कंटेनर की लगाई और मैंने उसको जाके डिफाइन कर दिया। अदरवाइज़ अगर मैं क्लास नहीं लगाना चाह रहा, मैं इस चीज़ को तब प्रेफर कर रहा होता हूँ जब मैंने एक ही पेज बनाना हो, वेब पेज एक बनाना हो, लैंडिंग पेज बनाना हो मैंने। अगर मैं बैकएंड भी क्रिएट कर रहा हूँ इसका तो क्वाइट पॉसिबल चांसेस कि वो चीज़ें आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकती हैं, क्योंकि CSS एक ही लिख रहा हूँ। अगर मैं एक ही CSS लिख रहा हूँ, अगर मैंने सेपरेट CSS लिखी हुई है फिर मसला नहीं होगा, लेकिन मैंने अगर एक CSS रखी हुई है फॉर द फ्रंट एंड वेबसाइट, फॉर द बैक एंड वेबसाइट, ठीक, तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए इसी टैग के ज़रिए मैं हैंडल कर लेता हूँ कि मैं एक ही पेज बना रहा हूँ, और इसको मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ क्लास विद द डॉट साइन मैंने डायरेक्ट टैग का नाम लिखा, जैसे मैंने कल बॉडी का टैग लिखा, इसी तरह से मैंने H1 H2 H3 लिखे अभी आपके सामने। इसी तरह से मैंने हेडर लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट एंड, डायरेक्टली मैंने लिख दिया उस टैग को, टैग लिख दिया मैंने। और उसके बाद मैंने जाके कल क्लास लगाई थी, नेविगेशन की क्लास लगाई थी, नेव का टैग लगाया था और नेविगेशन की क्लास लगाई थी। नेव ये लेटेस्ट तरीका जो अब नया इंट्रोड्यूस हुआ है ना CSS लिखने का, उसके बारे हवाले से मैं आप लोगों को रेफरेंस दे रहा हूँ। नेव उसी के अंदर रहते हुए हेडर के अंदर नेव, और उसके बाद नेविगेशन, उसके बाद मैंने क्या करना है, डॉट का साइन लगाना है क्योंकि मैंने क्लास लगाई है, ठीक है, डॉट रिप्रेजेंट करता है क्लास को, और उसके बाद नेविगेशन का लिंक जो नेम आ गया, एंड देन ये मैं पूरी हियरार्की डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे HTML के अंदर है हेडर, नेव का टैग, नेविगेशन की क्लास UL, अब मैं UL को लिख रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ जी स्टाइल शीट में UL एंड देन एक और ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद क्या है जी LI, उसके बाद है जी LI एंड ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद है जी एंकर ब्रैकेट स्टार्ट। तो ये पूरी मैंने हियरार्की डिफाइन कर दी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द हेडर, नेव, नेविगेशन, UL, LI, A, एंकर टैग, पूरी हियरार्की मैंने डिफाइन कर दी। अगर मैं चाहूँ स्पेसिफिकली अलग अलग एलिमेंट को कोई प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इस हियरार्की को डिफाइन करने का बेनिफिट मेरे पास ये है कि मैं स्पेसिफिकली उस टैग को टारगेट कर सकता हूँ, और वो रहेगा भी उसी सिनेरियो के अंदर, क्योंकि मैंने HTML के अंदर ही लिखा ही ऐसे, ठीक है ना। मैंने हेडर के अंदर नेव का टैग लगाया है, फिर मैंने नेविगेशन की डिव लगाई है, फिर मैंने UL लिखा है, फिर मैंने LI लिखा है, एंकर टैग लिखा है। तो ब्राउज़र को पता चल जाएगा मेरी इस तरीके से लिखने का बेनिफिट ये होगा, जो कि लेटेस्ट तरीन तरीका है इस टाइम CSS लिखने का। वो क्या बेनिफिट होगा कि उसको पता चल जाएगा कि अच्छा यार मैं इसी वाले ही एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, इसी एंकर टैग की बात कर रहा हूँ पूरे वेब पेज के अंदर। अगर मैं कहीं और एंकर टैग लगाता हूँ तो वो उसके ऊपर रिप्लाई नहीं करेगा, वो स्टाइलिंग जो मैं अब लगाने लगा हूँ स्पेसिफिकली इस पॉइंट के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक और कल को मुझे लिंक लगाना पड़ जाता है, इस पैराग्राफ के बाद यहाँ लिंक लगाना पड़ जाता है, उसका कलर वाइट नहीं है, जैसे मैं यहाँ वाइट लगाने लगा हूँ टेक्स्ट कलर, उसका वाइट नहीं है, उसको कोई और कलर है, तो वो उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा। उसने टारगेटली सिर्फ इसी को ही टारगेट करना है। तो हम मोस्टली जब इस तरह के काम, हम सेंसिटिव लेवल पे हमारा जो एक कोडिंग चल रही होती है, क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट तो आ गई कि यार तुम इसके जाके कलर चेंज कर दो, पहले नहीं लगे हुए थे, कोई इस तरह की हियरार्की डिफाइन नहीं थी, या अगर लगी भी हुई थी तो मैं उस चीज़ को ओवरराइड करने में मुझे ये हियरार्की हेल्प करती है, ओवरराइड करने में इजी। डिसेंडेंट जो हम बोलते हैं, Yes. पेरेंट के नीचे जी 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 नीचे पे चाइल्ड में जाने एंड में आगे जो स्पेसिफिक, बिल्कुल बिल्कुल, हियरार्की पूरी यही बन गई। आपका शजरा वो भी कह सकते हैं, आपकी फैमिली ट्री भी कह सकते हैं इसको, कि सबसे पहले फोर फादर हैं, फिर उनके बाद फिर उनके बाद फिर उनके बाद आगे जो भी जनरेशन राइट नाउ चल रही है लास्ट में है कि उस पे इम्प्लीमेंट होगा। और इसका बेनिफिट अगेन यही है कि आपका एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है ना वो डिस्टर्ब नहीं होगा। हो सकता है क्लाइंट बहुत सेंसिटिव हो, क्लाइंट कहे यार कि बस सिर्फ इसी के कलर चेंज होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, भाई गड़बड़, बाकी वेबसाइट मेरी सब ठीक चल रही है,
अच्छी खासी ट्रैफिक है, 10-12 हज़ार रोज़ बंदे आ रहे हैं वेबसाइट पे, तो इसका मतलब है कि बड़ा सेंसिटिव डाटा है, ज़रा सा भी कोई कलर ऊपर नीचे हो गया तो मसले वाली बात है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो आप बाआसानी इस तरीके से लिख के स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं। और जो प्रॉपर्टी मैंने देनी है इसके अंदर जाके, वो मैंने देनी है टेक्स्ट कलर की, टेक्स्ट कलर, सॉरी कलर की मैंने प्रॉपर्टी देनी है, नॉट टेक्स्ट कलर, होना टेक्स्ट कलर चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद जो हेक्साडेसिमल वैल्यू का मैंने बताया था आपको, मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ, और वो मैं ऐड कर सकता हूँ टेक्स्ट सेलेक्ट, टूल सेलेक्ट किया मैंने, क्लिक किया अबाउट के ऊपर, अच्छा जी लेयर के ऊपर सेलेक्ट कर दिया, मुझे पता चल गया डिज़ाइनर ने ये वाला फॉन्ट यूज़ किया हुआ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ फ़िलहाल रिप्लेस, इसको मैंने किया रिप्लेस, और मैंने इसका क्योंकि कलर आइडेंटिफाई करना है कौन सा कलर यूज़ किया है, तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया इसको, तो ये टॉप में इसका जो टूल प्लेटे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं विद इन फोटोशॉप वो ओपन हो गई हैं। ये वाला फॉन्ट यूज़ हुआ है, उसका ये वाला फॉन्ट वेट यूज़ हुआ है, फॉन्ट वेट रेगुलर है, ठीक है। फॉन्ट मतलब ये वो वाला है जो उसने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इसके सिस्टम में ये वाला फॉन्ट नहीं था। अगर मैं चाहूँ तो वो डाउनलोड कर सकता हूँ। फॉन्ट्स के लिए मैंने fonts.google के बारे में आप लोगों को बताया हुआ, ठीक, उसके हम जाके एक्सप्लोर करेंगे। और ये फॉन्ट साइज़ है, ये इसका ये कलर आ रहा है, तो आई नीड दिस कलर, आई वांट टू चेक द कलर। तो मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया एज अ इनिशियल स्टेप के तौर पे, मैंने यहाँ से जाके टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ रहा है ये वाला, दिस इज़ अ जूम टूल, दिस इज़ अ टेक्स्ट टूल, स्लाइस टूल, सिलेक्शन टूल। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोगों को एज अ डेवलपर इसके बारे में पता होना चाहिए। कलर पिकर टूल बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली, कलर पिकर कहाँ से सिलेक्ट करें? यहाँ पे आप कलर पे इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ओपन कर देगा यहाँ से। ये आई ड्रॉपर, जो भी आपने जिस भी एलिमेंट का कलर पिक करना है आप पिक कर सकते हैं। ईजी है, फोटोशॉप आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग, हाँ अगर डिज़ाइनिंग का शौक है अच्छी बात है, विच इज़ गुड। आप ऐसे क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग भी वो करवा रहा होगा आपसे। तो ये मुझे बेसिकली एक कलर कोड चाहिए, जैसे मैंने कल भी बताया था। अब चूंकि ये वाइट कलर है और इसके जो 6 डिजिट हेक्स कोड है वो F6 टाइम है, तो इसके साथ साथ CSS के अंदर एक और अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या है, वो है जी वाइट। हम इंग्लिश के जो वर्डिंग है वो भी हम लिख सकते हैं। अगर हमें एग्जैक्ट उस वर्ड, उस कलर का नाम पता है, पर्पल कलर है, वाइट कलर है, पीच कलर है, तो वो भी लिख सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है CSS के अंदर। बाकी अगर आप किसी क्लाइंट, जैसे मैंने कोला नेक्स्ट की एग्जांपल दी है, वो ख़ास ब्रांडिंग कलर है उनका और वो ख़ास कलर कोड होगा उनका, उस डिज़ाइन हुआ होगा, ख़ास कलर कोड होगा। पेप्सी है, उसका ख़ास कलर कोड होगा, और आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो आपने ये चीज़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बजाय आपने उन कलर कोड्स के ही इस्तेमाल को आपने प्रेफर करना है। तो इस केस में मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। वैसे वाइट कलर भी चल जाएगा, ठीक, और ये लगाने के लिए हैश का साइन अंदर, तो कोलन और सेमी कोलन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली मैटर करती हैं। अगर मैं चाहूँ कि ये कलर, जैसे कि आपका क्वेश्चन भी है कि LI को मैंने कलर देना है इंस्टेड ऑफ एंकर टैग, मेरे पास एंकर टैग नहीं है और मेरे पास सिंपल LI और उसमें जाके मैंने कलर देना है, क्योंकि अब मैं हिरार्की डिफाइन कर चुका हूँ, मेरे लिए आसान हो गया है हर एलिमेंट को अलग अलग टारगेटली उसको फिगर आउट करना। तो मैंने क्या किया, कलर लिखा और यहाँ से जाके मैंने कलर दे दिया इसमें 6 टाइम, ठीक है, स्टार्ट। तो सिंपल है, आसान है। और इसी तरह से अगर मैं चाहूँ UL में या नेविगेशन में, उसमें भी दे सकता हूँ। एंकर टैग में मुझे इसलिए स्पेसिफिकली देना पड़ रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट HTML के अंदर उसके कलर का जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर आ रहा होता है HTML का, अगर मैं कोई कलर नहीं देता तो वो ब्लू कलर आ रहा होता है। तो उस चीज़ को मुझे लाजमी ओवरराइड करना है। एक और चीज़ क्या होती है एंकर टैग में, एक तो कलर ब्लू होता है और उसका अंडरलाइन भी आ रहा होता है। तो मुझे दोनों ही चीज़ें अभी के लिए रिक्वायर नहीं है। और अभी जो मेरी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी वो ये होगी, जो उसने बनाई हुई है डिज़ाइनर ने, वो क्या किया हुआ उसने, एक नीचे हाईलाइट करने के लिए मुझे बताया हुआ है डेवलपर को कि अगर आप इस पेज को बनाओगे तो आपने उसके अंदर ये फंक्शनैलिटी भी रखनी होगी जो हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कर सकते हैं, अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाहें इसके लिए, और हम जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करेंगे। तो उसने कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है कि अगर यूज़र होम पेज पे होगा, लैंडिंग पेज पे होगा, होम पेज पे होगा, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हाईलाइट कर रहा होगा, एक्टिव स्टेट दिखा रहा होगा कि अच्छा यार ये आपकी एक्टिव स्टेट है, या होवर की स्टेट हो सकती है। होवर की स्टेट का मतलब है कि जब यूज़र इसके ऊपर माउस लेके जाएगा तो होवर स्टेट ये होगी कि उसके ऊपर नीचे लाइन आ जाएगी, इसमें से ये लाइन आ जाएगी, होवर स्टेट। ये होवर स्टेट बताई हुई है मुझे डिज़ाइनर ने।
आप डिज़ाइन देख रहे हो तो साथ साथ आप लोगों को ये चीज़ें भी एक्सप्लेन हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक। आज आप क्लास है आप? जी सर, इसी के बगैर गुजारा नहीं है सर हमारा। कोडिंग कर करके दिमाग गर्म हो जाता है, उबल रहा होता है। आज आपकी क्लास है? आपकी क्लास अभी शुरू होनी? बस ठीक है, बस फिर तो आप अवेलेबल हैं। मुझे लगा मैंने बस वाइंड अप करने बंद होने लगा इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब चिल करें सर। नहीं आप आ गए हैं सर, सवाल ही पैदा नहीं। अच्छा जी, ये मैंने क्या कर दी थी, होवर स्टेट लगा दी है, तो ये अब होवर स्टेट का कॉन्सेप्ट दे दिया, अब मैंने ऐड नहीं किया। तो मैं इस वाले टेक्स्ट डेकोरेशन को, जो CSS की प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी है, उसको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ इस लाइन को रिमूव करने के लिए। ये लाइन मैंने हटानी है, रिमूव करनी है। तो जहाँ पे मैंने कलर ऐड किया है ना फॉर द एंकर टैग, वहीं पे मैं एक और CSS की प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, उसको बोलते हैं हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और इसी तरह से LI के अंदर जो हमने जो हिरार्की डिफाइन की है, हेडर, नेविगेशन, UL, LI, UL के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, वो ऐसे वो उसने क्या किया दिया, इस तरह से डॉट लगा दिया इसने, तो मुझे डॉट रिक्वायर नहीं है। और अगर ये ऑर्डर्ड लिस्ट होती तो यहाँ नंबर आ रहे होते 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 हैं तो वो 6 बाय डिफ़ॉल्ट मुझे नंबर, हालांकि मैंने कोड में कहीं भी नहीं लिखे होते। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इसको कर भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम चलते हैं यहाँ पे, तो वो वक्ती तौर पे वो चेंज करेगा, क्योंकि मैंने UL को टारगेट किया हुआ है, तो उसके कलर वगैरह चेंज कर देगा। तो उसने 1 2 3 4 5 6 कर दिया, ठीक। मिसाल के तौर पे हम CSS में आते हैं, यहाँ पे कॉमा लिखता हूँ, OL लिखता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये देखिए, तो ये ऑर्डर लिस्ट है। दिस इज ऑर्डर एंड दिस इज द अनऑर्डर लिस्ट। अभी जो मैंने लिखी हुई अनऑर्डर लिस्ट में वो क्या कर रहा है जी, आपका उसके जो डॉट वो आ रहे हैं वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मैंने ये लाइन रिमूव की है, तो आई नीड टू रिमूव दीज डॉट्स एज वेल। वो मैं चलूँगा जी UL में, और UL में एक CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा मैं, दिस इज कॉल्ड लिस्ट स्टाइल नन, तो रिमूव करना। ओके, इसी तरीके से एक और CSS की प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा। अब मैंने डिज़ाइन में स्टैकिंग तो नहीं दिखानी, होम, अबाउट, मेन्यू, ब्लॉक नहीं, बल्कि मुझे तो उसको एक्स एक्सेस वाइज सेट करना है, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली की बजाय मुझे इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर हम CSS में, अगर हम HTML के अंदर, CSS में कुछ नहीं लिखते और HTML के अंदर हम सिंपल टैग्स लगाते जाते हैं, तो वो सब का सब स्टैकिंग में आता जाता है, स्टैकिंग स्टैकिंग स्टैकिंग। इसके बाद मैं कोई इमेज लगाऊंगा, वो स्टैक होकर नीचे आ जाएगी। जब जैसे मैंने पेज बनाया भी था, कौन सा वाला पेज बनाया था आप लोगों को याद होगा, फर्स्ट जो मैंने पेज रेडी किया था index.html, तो उसमें ये सारी स्टैकिंग हो रही थी, लोगो भी आ गया था, ऐसे जो जो चीज़ मैं नहीं लगाता जा रहा था वो नीचे 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 स्टैक होता जा रहा था, ठीक। लेकिन चूंकि अब मेरे पास डिज़ाइन आ गया है, तो मेरे पास एक डायरेक्शन मुझे मिल गई है, और मुझे पता चल गया कि मैंने काम को करना कैसे, अगली स्टेज पे कैसे लेके जाना है। तो उसको स्टेज पे ले जाने के लिए जो CSS की प्रॉपर्टी मैं यूज़ करने लगा हूँ यहाँ पे, वो है जी सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमनली CSS की प्रॉपर्टी है वो होती है जी डिस्प्ले, और उसको बोलते हैं फ्लेक्स। बाय डिफ़ॉल्ट HTML के अंदर जो एलिमेंट है हमारा div है, हमारा UL है, H1 है, H6 है, H1 से लेके H6 तक सेक्शन का टैग है, हमारा आर्टिकल का टैग है, हमारा फुटर का टैग है, हमारा हेडर का टैग है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, उसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। हम क्या करते हैं, CSS के ज़रिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट को फ्लेक्सिबल करने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट को फ्लेक्सिबल करने के लिए, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट राइट नाउ ये कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या आ जाए, इंस्टेड ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले करे वो उसको, इंस्टेड ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। और ये मेरे कहाँ से आ रही है रिक्वायरमेंट, क्योंकि मेरे सामने डिज़ाइन है और मैं इस चीज़ को डिसीजन मेकर के तौर पे, डेवलपर एंड पे इस चीज़ को मैं क्या डिसीजन ले रहा हूँ यहाँ पे, कि मैंने उसको फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ लेके जाना है। और फ्लेक्सिबिलिटी मैंने कैसे बनानी है उसकी, कि मैंने CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है ब्लॉक लेवल एलिमेंट को, UL जो कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ फ्लेक्स में, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ रहा हूँ उसके अंदर। और वो फ्लेक्सिबिलिटी मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ
ताकि मेरे जितने भी उसके अंदर एल आईज आ रहे हैं, एल आईज उसके जो चाइल्ड एलिमेंट हैं, उसके जो एल आईज चाइल्ड एलिमेंट हैं, वो सब के सब एक लाइन में वर्टिकली की बजाय हॉरिजॉन्टली सेटल होके मुझे डिज़ाइन की तरह डिस्प्ले कर दें उसको। तो मैंने वही काम किया है कि जब आप अच्छा इसमें जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो ना, सेव किया मैंने एंड वंस आई गो टू द ब्राउज़र, तो उसने क्या किया, एक लाइन में सब डिस्प्ले कर दिए हैं। और अगर डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो आप किसी भी एलिमेंट को, सेक्शन टैग की मैंने एग्जांपल दी, हेडर टैग की, फुटर टैग की, यूएल अभी मैंने आपके सामने किया है, और एंकर का और कौन सा टैग है हमारा, H1 का टैग है, H6 का टैग है, एंकर टैग है, MH का टैग है। तो वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको उसकी एक लाइन में ड्रॉ उसको बना देगा, कैनवस के ऊपर बना के ब्राउज़र में हमें दिखा देगा। तो एक लाइन में बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले फ्लेक्स में वन लाइन में कन्वर्ट कर दिया उसने। अगर हम चाह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ जैसे हम डेस्कटॉप पे देख रहे हैं और फ़ोन पे हम चाह रहे हैं वो स्टैकिंग में हो जाए, इंस्टेड ऑफ वन लाइन इट शुड बी अ स्टैकिंग इमेज और फिर आगे लिंक और लिंक और लिंक, जैसे मैंने ये एग्जांपल के तौर पे ओपन भी किया हुआ है। ये क्या आ रहा है, स्टैकिंग आ रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो वन लाइन में। दूसरा जो हमने इसका ओपन किया हुआ था नेवबार, ये आ गया था आपका वन लाइन में, जैसे भी हमने बनाया, लेकिन फ़ोन में स्टैकिंग हो रहा है। ठीक, तो आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। मीडिया क्यूरी नहीं बता रहा मैं अब आपको मैं, लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ब्रॉडर वे में। तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि हम इसी प्रॉपर्टी को डिस्प्ले फ्लेक्स के कॉम्बिनेशन के साथ साथ फ्लेक्स डायरेक्शन भी दे सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, वो हम नहीं दे रहे अभी क्योंकि वो फ़ोन के ऊपर रिक्वायर है। वो जो मीडिया क्यूरी लिखेंगे तो हम देंगे, तो हम ये प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये कॉलम की बजाय रो होता है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे किसी भी एलिमेंट पे, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको डिस्प्ले डायरेक्शन रो कर देगा किसी भी, यानी कि डिस्प्ले ब्लॉक लेवल एलिमेंट था उसको मैंने फ्लेक्स किया, उसने बाय डिफ़ॉल्ट रो में हॉरिजॉन्टल वे में चीज़ों को डिस्प्ले कर दिया, इंस्टेड ऑफ वर्टिकल स्टैकिंग वे उन्होंने डिस्प्ले कर दिया हॉरिजॉन्टल वे। अच्छा जी, इसको मैंने रिवर्ट किया। ओके, तो वेरी नेक्स्ट थिंग व्हिच आई नीड टू आइडेंटिफाई, और यही काम मैंने जैसे मैंने अभी यूएल पे किया ना, तो यही काम बेसिकली मुझे इन दोनों एलिमेंट्स के लिए भी चाहिए, इन दोनों एलिमेंट जिसमें लोगो और नेविगेशन दोनों चीज़ें आ रही। तो वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ जी, मैं चलता हूँ जी हमारा जो HTML का स्ट्रक्चर है, HTML के स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूँ मेरे पास एक डिव है और ये नैव है। ये नैव का टैग मुझे हेल्प आउट करेगा इस चीज़ को फिगर आउट करने में, और वो मैंने अभी आप लोगों के सामने लगा भी दिया। या यही वाली प्रॉपर्टी जो यूएल पे दी है ना, मैं डिस्प्ले फ्लेक्स इस पर भी दे देता हूँ मैं। डिस्प्ले फ्लेक्स ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, नैव बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर ऐड कर दी है। जैसे मैंने फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की तो इंस्टेड के लोगो नीचे आ रहा था वो पैरेलल दिखा दिया उसने, दोनों आमने सामने आ गई चीज़ें। मैंने स्पेस ऐड करनी है, दोनों के दरमियान इक्विवेलेंट स्पेस ऐड करनी है। CSS की प्रॉपर्टी होती है जी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जैसे मैंने स्पेस बिटवीन किया तो दो ही एलिमेंट थे, नैव के टैग में दो मेन एलिमेंट आ रहे हैं। कौन कौन से? नैव के टैग में दो मेन एलिमेंट आ रहे हैं जी, एक नेविगेशन का हमारा कंपोनेंट आ रहा है, लोगो आ रहा है, सिंपल है, आसान है। अगर सर्च होता सर्च बार, तो मैं वो सर्च बार का, यकीनन आप लोगों के पास डिज़ाइन में वो होंगे, तो वो सर्च बार का भी मैं बना देता कंपोनेंट यहाँ पे, ठीक है। तो वो मैं लिख के बना के और वो आगे मूव ऑन कर देता उसको, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं उसको लिख रहा। ये सर्च बार मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बना के उसको लिख आगे वर्कआउट कर लेता। अच्छा, एक चीज़ और जो मुझे क्विकली यहाँ पे नज़र आ रही है, एक तो मुझे स्पेसेस चाहिए, इनके दरमियान स्पेसेस चाहिए, और ये वर्टिकली ना इस लोगो के वर्टिकली ये मिडिल में भी आना चाहिए। दो रिक्वायरमेंट है, एक तो स्पेसेस आनी चाहिए इनके दरमियान, और इस लोगो के वर्टिकली मिडिल में आना चाहिए। कहाँ से चीज़ें आ रही हैं मेरे दिमाग में ये चीज़ें डिज़ाइन को देख के आ रही हैं। इसको मैं रूलर ऐड करता हूँ, गाइडलाइन ऐड करता हूँ, ये देखें, दिस इज द गाइडलाइन एंड द सेकंड गाइडलाइन इफ आई टेक, ठीक है जी, ये आ गया। तो ये सेंटर में उसने बनाया हुआ, बिल्कुल इसके लोगों के वर्टिकली मिडिल में आ रही हैं, वर्टिकली मिडिल में आ रही हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम वर्टिकली मिडिल में आ रही है चीज़। दैट्स वाई आई नीड CSS प्रॉपर्टी विच विल
वर्टिकली अलाइन मिडल। अच्छा, इसके लिए ना इन तमाम चीज़ों के रेफरेंस के लिए जो आप लोगों ने चीज़ें पढ़नी हैं, जाके देखनी है, वो टेलविंड इज़ द बेस्ट वेबसाइट टू डू ऑल द स्टफ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों ने टेलविंड में ही काम करना है और बस क्विकली इन चीज़ों में इतनी डिटेल में जाए बगैर बस आपने बिल्ट इन क्लासेस यूज़ करनी है और लेआउट रेडी कर लेना है। इवन ये आप लोगों के पास जो एक टाइम अपना जो एनर्जी है, टाइम है, आप लोगों ने दिमाग आपने जो सेव करके रखना है, ज़्यादा फोकस करना है, ब्रेन कंज्यूम आप लोगों ने इन चीज़ों पे बनाने की बजाय ये काम आपने सारे AI से बनवाना है, सारा लेआउट, और मेन फोकस करना है आपने बैक एंड कोडिंग के ऊपर, API इंटीग्रेशन के ऊपर, लॉजिक लगानी है आपने, कोई Gmail से ऑथेंटिकेट करवा के कस्टमर को आपने लैंड करवाना है डैशबोर्ड के पेज पे, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपने इंस्टेड दिस चीज़ लेआउट। लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस चीज़ का रेफरेंस ले लेते हैं, वो है जी हमारा जस्टिफाई। सबसे पहले जी डिस्प्ले फ्लेक्स का रेफरेंस देना मैंने आपको। डिस्प्ले फ्लेक्स बहुत डिटेल में इन्होंने ये चीज़ें बताई हुई हैं, बहुत अच्छा एक आप लोगों को ओवरव्यू मिलेगा जब आप लोग इसमें काम करेंगे, उन्होंने विद एग्जांपल्स समझाएंगे ये चीज़ें, ठीक है ना, विद एग्जांपल्स। ठीक है, ठीक है, मैं बस आपको वाइंड अप 5 मिनट दे दें, मैं वाइंड अप कर सर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। बस मुझे वाइंड अप, मैं इसको कर रहा हूँ, 12 हो गए, लास्ट ये प्रॉपर्टी बता के वाइंड अप। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट मैक्स, 5 मिनट। ठीक है जी, मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे कंटिन्यू। बस आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दें। टेलविंड पे ज़रूर आप लोगों ने जाना है, फोकस करना है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट से जब आप बंदा सीखता है ना, वो ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है। आपको मार्केट में किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्योंकि क्लाइंट प्रेफर कर रहे होते हैं इन लिंक्स को, इन ऑफिशियल स्ट्रक्चर को। अच्छा जी, मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन का बता दिया आपको, ये फ्लेक्स का बता दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन का बता दिया, और मैंने सिंपल एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बतानी है, अलाइन, ठीक है, जस्टिफाई आइटम, अलाइन आइटम विद एग्जांपल्स, ठीक है। उन्होंने आप लोगों को बहुत इजी, देखो यहाँ पे ये एलिमेंट आ रहा है, ये ऐसे करना है, तो हमारी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की। तो मैंने जो यूज़ करनी है प्रॉपर्टी, वो है अलाइन आइटम। ये बेसिकली CSS की प्रॉपर्टीज़ ही को उन्होंने इसी तरह से नेमिंग कन्वेंशन बना के क्लासेस बनाई हैं, बिल्ट इन क्लासेस। कस्टम कोडिंग इतना कोई डिटेल नहीं करता आजकल काम, लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं अभी, बिल्कुल जस्ट हम बेबी कोडिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए अभी हम इन चीज़ों को कर रहे हैं। अदरवाइज जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, हम इन चीज़ों को बस हम बिल्ट इन क्लासेस के ज़रिए एंड क्विकली एंड डन, गो ऑन एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने यूज़ करना है जी अलाइन आइटम सेंटर, वर्टिकली सेंटर। तो जैसे ही मैंने ये किया, मेरा मसला रिजॉल्व हो गया। और मैंने गैप ऐड कर देना है, मुझे गैप ऐड करना है। गैप के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी में मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कहते हैं गैप। डिस्प्ले फ्लेक्स UL के ऊपर मैंने लगाया, गैप लगाया, 1 REM। REM के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं वैल्यू लगा रहा हूँ सिंपल REM। सिंपल ये होता है, REM का कॉन्सेप्ट, जो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, हमारा जो बेस यूनिट होता है ना, हम जब CSS लिख रहे होते हैं उसके अंदर एक बेस यूनिट होता है। फॉन्ट साइज 16 इज़ अ बेस यूनिट, बेस यूनिट 16 है। इसके बाद हमने जहाँ भी जो वैल्यू दी, जैसे मैंने 1 REM अभी आपके सामने एक वैल्यू दी गैप के लिए, तो वो इक्विवेलेंट होगा 16 पिक्सल के। 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल। इसी तरह से अगर मैं 2 REM कर देता हूँ, वो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, वो हो जाएगा 32, फिर 32 मल्टीप्लाइड 2, ठीक है। इस तरह से 2 के मल्टीपल्स में मल्टीप्लाई होती जाएंगी जी, 2 के मल्टीपल्स में सारा स्ट्रक्चर चल रहा होता है। और टेलविंड इसकी बेस्ट एग्जांपल है। टेलविंड स्ट्रक्चर बनाते ही पहले दिन से 2 के मल्टीपल्स में, वो स्टैंडर्ड जो उनकी साइजेस और स्पेसिंग्स हैं, वो सारी की सारी 2 के मल्टीपल्स में चल रही होती हैं। तो अभी के लिए मैं सिंपल स्टैटिक अपना मैंने रेडी कर लिया, कोड स्ट्रक्चर रेडी हो गया, स्पेसिंग आ गई और वगैरह वगैरह। मैं आगे मज़ीद अभी डिटेल में नहीं जा रहा। आज के कोर्स को मैं इसका जो मेरा लेक्चर है इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, क्लास आ गई है। ये वाला कोर्स मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर कर देता हूँ। इसका जो आप लोग बार बार एक दफ़ा गो थ्रू करोगे ना, पढ़ोगे, और बाकी डेली वाले सेशन में इंशाल्लाह पूरा इरादा है कि मैं 1 आधे घंटे का ना सेशन आप लोगों के साथ ऑनलाइन कर लें या ऑन साइट, जो भी आप लोगों के लिए ईजी होगा, अवेलेबल होगा, वो डिसीजन आप लोगों को बता दिया जाएगा। चलिए, इस वाले कोड को मैंने मूव ऑन करना है विद द CSS। मैंने गिट स्टेटस करना है। सबसे पहले जो वैल्यू हम यूज़ करते हैं, ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है, ये भी आप लोग ना एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज़ हमारी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लाउड पे पुश करने के लिए कोड को हमने ऐसे करना है। गिट कमिट किया मैंने उसको, मुझे उसने बता दिया ये चेंजेस किए आपने, और फिर इसके बाद मैंने उसको बता दिया कि यार बेस लेआउट, मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना, जो चीज़ें मैंने आज की थी, CSS प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से, CSS
प्रॉपर्टीज एंड देन गिट स्टेटस, ये डन हो गया। गिट पुश ओरिजिन, ओरिजिन मेन ब्रांच है, ठीक। और चूंकि ये कोड था गिटहब पे, गिटहब पे ये कोड एग्जिस्ट कर रहा था गिटहब पे। जैसे मैंने अभी कोड पुश किया उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी कि जी आपका कोड गिटहब क्लाउड पे मूव ऑन कर गया। यहाँ पे आ गया मैं, ऑटोमेटिकली साइन इन हुआ है, ठीक। एंड देन दिस इज द रेपो। और जैसे मैंने पुश किया राइट नाउ वो मुझे कह रहा है जी जस्ट अभी अभी आपने ये जस्ट नाउ ये भी कोड पुश किया, बेस लेआउट सीएसएस प्रॉपर्टीज़ मैंने उस पर कॉमेंट कर दिया। और इसका क्या बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि मैंने वर्सल पे सिंकिंग की हुई है, इसकी इसी प्रोजेक्ट की सिंकिंग की हुई है वर्सल पे। तो ये वेब 10 बैच वो कह रहे जी जस्ट नाउ आपने ये वाला कोड पब्लिश कर दिया 47 सेकेंड अगो, ठीक। तो मैंने इस लिंक पे जाके, ये लिंक मैंने आपके साथ, और पेज का नाम है लैंडिंग पेज। वो सारी की सारी चेंजेस लाइव पे मूव करेंगे, कोरिलेट इजी काम करने का। मुझे बेनिफिट भी ये हुआ आज आप लोगों के साथ 1 घंटा सेशन करने का, कि जितना काम है वो वेबसाइट कहीं पे कहीं डिप्लॉय है, क्लाइंट के साथ मैं शेयर कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये काम है, ये मुझे आता है, इतना मैंने किया हुआ है, इससे अगली बात करें आप, इससे नेक्स्ट फेज पे जाएँ। उसके लिए मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, आपको एज अ रिसोर्स एक्सेस कोऑर्डिनेट करने के लिए रेडी। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही चलना है, और काम ऐसे ही हो रहा है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है, इवन ये हम डेवलपर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर चीज़ लाइन बाय लाइन देखें। हम क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट एआई को देते हैं, वो बना के और मूव ऑन करते हैं। तो ये हम करते हैं जी, यहाँ से डिस्कनेक्ट। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे।